हाँ जी चले, बोलिए, माइक बोलिए आप पहले। हेलो। हाँ, ये सब चीज़ सुन के एक डर जो सालों से मन में था, या बचपन से कह सकते हैं, कि धर्म में हमें ये सिखाया जाता था कि आप, धर्म ये सिखाता था कि आप ये करोगे तो नर्क में जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो उस डर से मेरी मान्यता टूटी और मुझे मुक्ति मिली कि नर्क और स्वर्ग जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, हम अपने अंदर जो असीम आनंद है उसको अगर पहचान लें और अपना आचरण और व्यवहार सुधार लें, हाँ, तो सब कुछ यही है। नर्क और और बस उसी में सुधार करने की जरूरत है। शरीर, शरीर और शरीर के बाद बहुत क्लियरली, इसमें कोई शंका नहीं है कि सारा नर्क और स्वर्ग मेरी मानसिकता में है। मानसिकता में उसी को सुधार के। अभी मेरी मानसिकता अच्छी है तो मुझको अच्छा ही लगता है, अभी मेरी मानसिकता ठीक नहीं है, मुझको खराब ही लगता है। कल ये शरीर नहीं रहेगा तो अभी ये मानसिकता आपके साथ है ही है, तब भी ये खराब लगता है या अच्छा लगता है। तो इस दर्शन में मुझे सबसे बढ़िया बात जो लगी कि इस डर से मुझे भय से आज़ादी मिली। बढ़िया जी। हेलो। दो तीन चीज़ें हैं सर जो समझ में आई हैं। पहला तो जो डेफिनेशन ऑफ ईश्वर जो है, अभी तक दिक्कत ये हो रही थी कि अलग अलग रिलीजन्स में मैं शायद लक्षण देख रहा था, लेकिन डेफिनेशन ऑफ ईश्वर कोई नहीं समझा रहा था, और मैं वहाँ जाके मेरा लॉजिकल दिमाग उन धर्मों को मानने से नकार कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि सारे धर्म बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, लेकिन इसमें समझ में आया, ऐसा बोलें कि जितना उनको समझ में आया उतना उन्होंने नहीं, ये मुझे लगता था कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये मुझे समझ में अब आया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो शायद एक लेवल तक पहुँचे हैं और ईश्वर को डिफाइन करने का उनके पास तरीका नहीं था कोई, जिसको हमने कल अच्छे से समझ पाए कि ईश्वर एक्चुअली में क्या है। तो जब वो समझ में आया तो लगा कि नहीं, मतलब वो क्लैरिटी एकदम अब दिख रही है। वो एक चीज़ एक अच्छा लगा। दूसरा, जो मानव का डेफिनेशन है, वो मुझे लगता था कि संवेदनशीलता ही मानव का डेफिनेशन है, ये मुझे समझ में आता था। और अगर कोई मानव, अगर कोई इंसान अगर संवेदनशील है तो शायद वो मानव है, लेकिन वो समझ में आया कि नहीं, ऐसा है नहीं। इसीलिए ऐसा होता है कि जो मुझे लगता था कि अगर सोशल वर्क ज़्यादा करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे तो मैं मानव हो जाऊंगा, वो क्लैरिटी नहीं आई कि शायद इसीलिए मैं कुछ लोगों को देखता था कि जो सोशल वर्क करे हैं या जिन्होंने 30-35 साल इस काम में दिए हैं, कुछ अच्छा काम किया है समाज के अनुसार, लेकिन अंदर उनके सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर क्यों नहीं है। ऐसे दो उदाहरण मुझे अपनी ज़िंदगी में हैं मेरे पास, जिन्होंने IIT IIM करने के बाद 30 साल पहले कुछ संस्थाएं खड़ी करी, लेकिन अब जब उनसे मिलता हूं तो अभी भी कुछ तलाश में लगे हुए हैं, वो सेटिस्फेक्शन दिखता नहीं है मुझे उनके अंदर। तो वो शायद समझ में है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कल को मेरे साथ ऐसा ना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना है। देखिए, मेरे को लगता है कि मेरी खुद की जर्नी भी ऐसी है और आपकी भी कुछ जर्नी ऐसी है, और भी ऐसे लोग हैं ही हैं। सबसे बड़ा काम इस दुनिया में ये है कि अच्छे लोगों को बचाना। राइट। अच्छे लोगों का मतलब है कि संवेदनशील लोगों को बचाना, और ये संवेदनशील लोग अभी की दुनिया में ज़्यादा दुखी होते हैं। ज़्यादा दुखी हैं, करेक्ट। संवेदनशील कम दुखी होता है, या संज्ञानशील मुक्ति पा जाता है, उसको रास्ता पता है। ये संवेदनशील का मतलब है कि दूसरे के दुख को फील करता है और सॉल्यूशन इसके पास है नहीं, और ज़िंदगी अपनी घुसा देता है और लास्ट में निकल कुछ नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को प्रयासपूर्वक खोजना और ऐसे लोगों के साथ संवाद करना और ऐसे लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ना। जी। एक चीज़ इसमें है कि जैसे मैं पर्सनली, मेरा पता नहीं क्यों बिलीव रहा है कि जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना। ये बहुत पहले से कंडीशनिंग रही है दिमाग में। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम शब्द बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्लियर नहीं था। तो उस चक्कर में क्या होता था, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता था। किसी का अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया किसी भी डोमेन में, उसमें एक बार मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी, ये सोशल एंटरप्राइज है, ये फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज है। सोशल एंटरप्राइज एंड फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज। और सोशल एंटरप्राइज को मैं एक समय पे उसको भी अच्छा मानने लगा, फिर लगा कि नहीं, वहाँ पर बेनिफिशियरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। जब वो करने गया तो मैं बेनिफिशियरी की मदद करने गया और खुद बेनिफिशियरी बन गया किसी और के लिए, क्योंकि अपनी भी भौतिक ज़रूरतें पूरी करनी है। तो वो समझ में आया कि नहीं, सोशल एंटरप्राइज जैसा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है और शायद ये लॉन्ग टर्म चलेगा भी नहीं। फिर जब एंटरप्राइज की तरफ देखना चालू किया तो वहाँ उन लोगों से प्रभावित होना स्टार्ट हुआ जिन्होंने जल्दी ही एंटरप्राइज को एक बड़े स्केल पे ले गए।
फिर लगा कि अब जो समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी अल्टीमेट नहीं है, क्योंकि वहाँ के फाउंडर्स को भी मैं जानता हूँ, मीट करता हूँ, तो डर उनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा है। ये पता नहीं कब बंद हो जाएगा, पता नहीं कब फंडिंग स्टॉप हो जाएगी, ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, या एम्प्लॉयज़ का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, या हम स्टार्टअप मेरा कोई मोनोपोली कैसा बना रहेगा, तो वो दिमाग भी थॉट भी चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शायद अब मेरे दिमाग में क्लैरिटी उसकी आई है। परिवार ही एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, तो यही है कि मतलब, और एक जो चीज़ और समझ में आई वो ये है कि मुझे लगता था कि अगर मैं संवेदनशील हूँ तो मैं जो भौतिक चीज़ें हैं उनकी मैं पहचान कर सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए अपना जीवन जीने के लिए। तो मुझे लगता था कि अगर लॉजिकली मैं पहचान रहा हूँ तो सामने वाला क्यों नहीं पहचान रहा है, और मैं अपनी मान्यताएं या अपना थॉट प्रोसेस लॉजिकली सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करता था कि आप भी पहचानो और आप रिसोर्सेज को मिस यूटिलाइज ना करो। फिर बाद में समझ में आया कि अगर समझ होगी, अगर वो समझ मेरे अंदर विकसित है और सामने वाले के अंदर भी विकसित है, तो पहचान अपने आप आ जाएगी, उसके लिए कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब 4-5 जो लर्निंग्स मुझे समझ में आई, क्लैरिटी जो दिमाग में बनी है, शायद ये मेरी उपलब्धि है इन दिनों की। बहुत बढ़िया। देखिए एक सेकेंड, ये जगह छोड़ने के पहले है ना, ठीक से अपने साथ शांति से बैठिए, बार बार समराइज़ करिए, यही तरीका है। क्योंकि यहाँ के जाने के बाद आपका क्या होगा पता नहीं, कहाँ कॉपी जाएगी, कहाँ आप जाओगे और कितना कनेक्ट रहेगा। तो ये जगह छोड़ने के पहले टोटल समराइज़ करना, मैं किस माइंडसेट के साथ आया था, कितनी सारी चीज़ें नहीं आई, किन चीज़ों के प्रति मेरा सहमति नहीं बन रहा है, किन चीज़ों के प्रति मेरा लॉजिकल सहमति बना, कौन सी चीज़ मेरे भाव के लेवल तक मेरे को छू गई है, किस चीज़ से मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, मेरी पुरानी मान्यताओं की तुलना में क्या मान्यता सामने आई है, उसकी प्रैक्टिसेबिलिटी देखता हूँ तो कैसा लगता है, और आगे मैं अध्ययन के लिए क्या सोचता हूँ। ठीक है, ये यहाँ ये जगह छोड़ने के पहले ये सब शांति से कंक्लूड कीजिए। रात को गोष्ठी में बैठो मत बैठो आपकी चॉइस, आपको जो लगता है वो करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी बचाना, अपनी ज़िंदगी बनाना हमारा काम है। उसके लिए जो समय लगाना है लगाइए, और कल यहाँ जाने के पहले एक अच्छी तरह से कंक्लूड करके तब यहाँ से निकलें। हाँ जी, मैं आज सुनना चाहूँगा इनको, उसके बाद आपको सुनते हैं। माइक पीछे ही है इसलिए जो अभी तक नहीं बोले हैं उनको थोड़ा सुनते हैं। आप फ्री हो, आप हिंदी इंग्लिश जो आपको कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा अपना परिचय। Hello everyone, my name is Dipesh. I'm a software engineer from Bangalore. कहाँ से? Bangalore. बैंगलोर। हाँ जी। तो मैं हिंदी उतना मुझे अच्छे से नहीं आता, जस्ट बोलचाल भाषा आता है, लाइक जस्ट बेसिक हिंदी। जनरली तो जो डाउट्स होता है हिंदी के वर्ड्स तो मैं सूर्यकांत के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, सो इसलिए समझ में आ रहा है। अदरवाइज इट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट दैट एंड अंडरस्टैंड। सो द फ्यू थिंग्स व्हाट आई हैव लर्नड एंड अंडरस्टूड, तो कुछ चीज़ें जो मुझे पहले लगता था और अभी जो डिफरेंस मेरे थॉट में आया है। सो इनिशियली हम लोग को लगता था कि मतलब मुझे लगता था बेसिकली इट्स लाइफ जो होता है इट्स ऑल अबाउट टू जो नेचुरल रिसोर्सेज, टू गेन नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू इंक्रीज आवर इनकम, वही होता था लाइक क्योंकि वही जॉब करना है और वही तो पैकेज बढ़ाना है। लेकिन अभी पता चला कि लाइक इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट दैट व्हाट यू थिंक। एंड हमें लगता था कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स के लिए पे करते, बट इन द लॉन्ग रन वी डोंट पे फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक वी जस्ट पे फॉर द ह्यूमन लेबर। और ये क्या होता है लाइक जो हम लोग का इंटायर एग्जिस्टेंस था, तो हम लोग लाइक थिंकिंग इन द साइंटिफिक टर्म्स वी शुड थिंक दैट जो हम लोग सोचते थे हम लोग का जो एग्जिस्टेंस होता है, अभी व्हाट क्या देखा कि जो होता है एग्जिस्टेंस में वो सिर्फ होता है कि स्पेस और एंटिटीज़, और जो एनर्जाइजिंग का कॉन्सेप्ट था कल वो अच्छे समझ में आया। And I understood that the belief in self, okay, is the only way, okay, to create a meaningful life. So स्वयं के प्रति विश्वास is the core, ये समझ में आया। और ये भी समझ में आया कि the transference from like a delusion human to an awakened human is very much necessary for the quintessential life. तो ये था एक मेरा important takeaway। और ये भी पता चला कि like मेरा शरीर मेरे में नहीं है, like okay, like I'm like the human body is embedded in the human consciousness. So और एक चीज़ क्या था कि everything in existence is longing for stability and completeness.
we ourselves are incomplete and we just try to find our stability, and that's the reason like why we go for stability and completeness. And one important concept what we learned was like we believe that time is an eternal concept, but here we understood that time is a man-made concept and there exists no beginning and no ending, and it's eternal. And one very important concept is also that like acceptance leads to happiness. Thank you so much. My gratitude. बढ़िया, आपका हिंदी अच्छा है। बोलना है। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? आपके पास माइक पहुंच गया तो आप पहले बोल लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई भी पहले बोल लीजिए, कोई बात। हेलो, सो हमको अभी ये बताकर ये टास्क दिया गया है कि पहले थॉट पैटर्न कैसा था और अभी कैसा चेंज हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू थ्योरी जो हम सीखे हैं, मैं बेसिक बाहर से मेरे को क्या मिला है बताता हूँ। तो पहले बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग इन साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे काफ़ी अंदर से ऐसा लगता था कि इट्स ऑल केओटिक, सब कुछ केओटिक प्रोसेस है, किसी में मीनिंग नहीं है, ये जस्ट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात है कि ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसा कि अगर मैं ऐसा लगता था मुझे इट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी की बात है कि मैं IIT बॉम्बे नहीं पहुंचता तो IIT मद्रास पहुंचता, कुछ और मेरा लाइफ कुछ और होता। सो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है ज़िंदगी का आगे बढ़ने का, और हर पॉइंट पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं ऐसा इमेजिन करता था, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, फॉर एवरी प्लैनेट, फॉर एवरी सन। तो ऐसा हो गया, जस्ट मैटर ऑफ चांस से हो गया, ऐसा मैं सोचता था पहले। बट अभी मेरे को एक्चुअली ये पूरा सुनने के बाद ये समझ में आया कि मैं एक्चुअली भूल गया कि मैं यूनिवर्स का पार्ट हूँ। मेरा हर एक एटम यूनिवर्स का पार्ट है, और जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ केओस से तो इतना अच्छा सिस्टम, इतना व्यवस्थित सिस्टम नहीं बन सकता है। इफ़ इट इज़ जस्ट अबाउट केओस, एंट्रोपी यही बोलती है कि केओस या बाई चांस, हाँ, बोथ। सो बेसिकली एंट्रोपी ये कहती है, मैं मतलब थोड़ा टाइम लूँगा बताने के लिए। सो अगर ग्लास क्यों टूट जाता है, नीचे गिरने से, थोड़ा दूर करो, हाँ। नीचे गिरने से ग्लास क्यों टूट जाता है, तो मैथ्स ये बताती है कि टूटने का मतलब अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टूट के रहने बहुत डिफरेंट स्टेट्स में ग्लास रह सकती है, बट ग्लास को एक आकार में रहना वो 1 मिलियन प्रोबेबिलिटीज़ में एक प्रोबेबिलिटी है, और टूट के बहुत तरह से ग्लास टूट सकती है, मिलियंस ऑफ तरह से ग्लास टूट सकती है। तो एंट्रोपी का एक्सप्लेनेशन प्रोबेबिलिटी से देते हैं। तो टूट के रहने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो टूट जाती है, साथ में रहने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए वो बनाने के लिए बहुत ऊर्जा देना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट एंट्रोपी टीचर्स। बट इधर मेरे को आके देखा तो एक्चुअली आप कुछ भी बोलिए, कितना भी एंट्रोपी किसी भी बात करिए, पूरा यूनिवर्स व्यवस्थित है, पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम में चल रही है, और मैं भी यूनिवर्स का पार्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं मतलब द रीज़न वाई आई एम ट्राइंग टू बी व्यवस्थित, इट कांट कम फ्रॉम केओस। सो मेरे को ये समझ में आएगा, फंडामेंटली ये एक फंडामेंटल शिफ्ट हुआ कि इट इज़ नॉट जस्ट केओस। इस केओस मेरे को लग रहा है क्योंकि मेरा समझ नहीं है। अगर मैं बहुत पीछे एक स्टेप पीछे लेके देखता हूँ तो हर जगह ऑर्डर है यूनिवर्स में। जब हर जगह ऑर्डर है और मेरे अंदर भी, मैं यूनिवर्स का पार्ट हूँ तो मेरे अंदर भी ऑर्डर है, तो एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो मैं एक व्यवस्थित हो सकता हूँ, और उसका कंसेप्चुअलाइजेशन जो नागराज जी या आपने जो बता रहे कि यो सुख, निरंतर सुख, ऑर्डर, ये जो बता रहे, उसका एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मेरे पास आया कि ये हो सकता है। फिर इससे एक कॉन्फिडेंस भी आया कि सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल और देयर शुड बी ओनली वन सॉल्यूशन। अब पहले ये भी लगता था हर मानव अलग अलग है, तो मोरल रिलेटिविज्म चलता है, मतलब जिसको जो सही लगे वो करे। ये एक्चुअली हम लोग कहीं ना कहीं मानते ही हैं, हमारे नॉर्मल प्रैग्मेटिक दुनिया में ये मानते हैं कि ठीक है, इसको ये सही लग रहा है कर लो। और रहना एक छत के नीचे है, हाँ, तो उसको सही लगे करो, तो छत तो नहीं बचेगी उसके बाद। हाँ, क्योंकि हमारा डिज़ाइन एक है। देखो जो आप बोल रहे हो ना, ये टिपिकल माइंडसेट है अभी मॉडर्न एजुकेशन से जो आता है, टिपिकल माइंडसेट है ये, ऐसा ही आता है। और उसके बाद अब मान लो कि आपकी इंडिविजुअलिज्म, आपका ईगो और बाई चांस और सबकी अपनी सबकी समझ अपनी अपनी, और सब जो हर आदमी अपनी जगह सही होता है, तमाम इतनी तरह की थियोरीज हैं। अब सर दीवार में मार लो, आदमी के साथ तो जीना नहीं होगा और खुद के साथ तो जीना नहीं होगा। उसके बाद भी हमारा लॉजिक, हमारा ईगो 7वें आसमान पे रहता है। तो कैसे भैया तुम लोग समझो, और कैसे अपनी कम्युनिटी के साथ बात करने के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करो, लोगों से बात करो। ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ा काम है।
अब आप जैसे अच्छे लोग यदि अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन पाए तो भैया कौन किसके लिए प्रेरणा बनेगा, है ना। तो ये मेरे को लगता है कि एक ऐसा वर्ग है और ऐसा तमाम वर्ग है आज कॉरपोरेट में जो इस एज में ही उसके पास उसको लग रहा है कि डेड एंड आ गया है। तो मेरा ऐसा बहुत दिली इच्छा है, चाहे कुछ लोग एनजीओज़ में, जब भी कोई आदमी अच्छा सोचता है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, सब छोड़ के वो एनजीओ में लैंड करता है, और जब एनजीओ से थकता है तो किसी साधना में लैंड करता है और फाइनली वहाँ से डिप्रेशन में जाता है या फिर अपने आप को विड्रॉल मोड में आ जाता है कि कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे को लगता है ये ज़िंदगी बचाना बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं बहुत एक लंबी स्ट्रगल से खुद भी गुजरा और तमाम ऐसे लोगों को गुजरते हुए भी देखा, लेकिन मेरे को लगता है कि हमारे पास कोई उन तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। सर इसमें अभी आप लोगों को इंटरनेट यूज़ करना भी आता है और इंटरनेट में जिस तरह की प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे, जिस तरह का ग्रुप आप क्रिएट करोगे, और आजकल कीवर्ड्स कुछ मैं तो उस सबको समझता नहीं हूँ बिल्कुल भी, है ना। मैं बिल्कुल मेरा मोबाइल मतलब कॉल आना कॉल जाना, इतना ही मेरा काम है ना। व्हाट्सएप या कोई भी चीज़ मैं बहुत यूज़ नहीं करता हूँ। तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा काम दुनिया में यह है अच्छे लोगों को बचाना। अच्छे लोगों को बचाना मतलब जिनका माइंडसेट पहले से ही है कि मेरे को बहुत गलती में शामिल नहीं होना है। बहुत लोग ऐसे हैं और धीरे धीरे ये भी गिव अप कर देते हैं या मतलब उसी फ्लो में शामिल होते हैं। सर इसमें एक 2-3 साल पहले मैं एक इंसान से मिला था। आईआईटी कानपुर मेरे ख्याल से 98 बैच के पास आउट थे या 2000 बैच के पास आउट थे, और कॉलेज से निकलने के बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन में लग गए थे। तो जब मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में पता लगा तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ था और उनसे मिलने में चला गया एमपी, भोपाल से आगे जहाँ रहते थे वहाँ पर 2-3 दिन उनके साथ बिताए। अल्टीमेट समझ में आया कि इन्होंने अपनी लाइफ के प्रीमियम बहुत अच्छे समय उसमें दे दिए, बट फाइनली वो सेटिस्फाइड नहीं थे और वो अध्यात्म की तरफ बढ़ने की बात कर रहे थे। फाइनली आदमी उधर ही जाएगा इंडिया में। तो वो फिर मुझे एक धक्का लगा कि अगर इतना टाइम देने के बाद, इतना प्रोमिनेंट काम करने के बाद हम भी लोग मतलब, क्योंकि लगभग मेरी 30 साल की सामाजिक जर्नी हो गई और लगभग इस तरह का शिविर करने से लोग अपना बहुत दिल खोल के बात कर लेते हैं, हमारे साथ बहुत दीवार रख के बात नहीं करते हैं। तो तमाम आरएसएस में बड़ी संख्या में प्रचारक हैं जिसको लगता है किसी समय में नहीं मैं देश के लिए कोई अच्छा काम करूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा। फिर जब वो 25, 30, 40 का होता है तब उसको याद अपना अकेलापन याद आता है। फिर उसको याद आता है मेरा कोई फाइनेंशियल सेटअप नहीं बना है तो मेरे से शादी भी कौन करेगा। अब उसका शादी करने का मन भी करता है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी के प्राइम टाइम को किसी सोशल कॉज के लिए, नेशनल कॉज के लिए, किसी समाज की पीड़ा के लिए या किसी और चीज़ के लिए इन्वेस्ट करते हैं और फाइनली वो भी एक बेनिफिशरी की जगह में पहुंच जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि अपने आप में फैमिली ही एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, एकमात्र नेचुरल इंस्टीट्यूशन फैमिली है। और फैमिली से बड़ी सिक्योरिटी, फैमिली से बड़ी स्टेबिलिटी दुनिया में और कोई जगह ऐसी नहीं है जो उससे अलग हो। सारा एंटरप्राइज, तो फैमिली अपने आप में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, चाहे हमारे इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चेतना के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, आने वाली पीढ़ी को अपनी ज़िंदगी की धरोहर सौंपने के लिए। इस फैमिली को समझे बिना हम कुछ भी एनजीओ बनाने, कोई सब बकवास है, कुछ नहीं निकलता है। आप एनजीओ बना लो, कुछ भी कर लो, सरकारों का हाल आप देख रहे हो, आप अंदर घुस के देख रहे हो क्या हालत है। ये समाज थक गया है, इसके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरे को लगता है कि चाहे हम जहाँ भी हैं वहीं से हम अच्छा परफॉर्म कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास विज़न होगा तो सही अर्थों में एक चलने का हमारा तरीका कैसा होगा। तो बहुत आशा की किरण है, बहुत लोग अच्छे हैं दुनिया में, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता है तो उसी फ्रस्ट्रेशन में आदमी गोल गोल घूम के रह जाता है। तो कम से कम जो लोग उन बेवकूफ़ियों में शामिल होना नहीं चाहते हैं उनके लिए तो रास्ते बनाओ, उनको तो बचाओ पहले जी। एक और लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ, नॉट ऑन थ्योरी अगेन, बाहर से ही। तो सर हम लोग जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं या बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स का कैसा एग्जिस्टेंस में आया, हाँ, इसके लिए साइंस के पास भी अभी आंसर नहीं है। नहीं। हम एक हाइपोथेसिस देते हैं, पॉस्टुलेट, कुछ पॉस्टुलेट्स करते हैं, जैसे कल एक भैया ने बोला डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, तो वो भी एक पॉस्टुलेशन ही है, हम प्रूफ ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखें जैसा यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो इसमें ना डार्क मैटर की ज़रूरत है,
ना डार्क एनर्जी की ज़रूरत है, ना मल्टी यूनिवर्स की ज़रूरत है। और इस थ्योरी में कॉन्शियसनेस को एक पर्टिकुलर बहुत डेफिनेट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जैसा कि साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उसमें काफ़ी सारे थीरीज हैं, अभी भी कोई प्रूफ नहीं। कोई बोलता है कि सारे न्यूरॉन्स जब साथ में काम करते हैं उससे कॉन्शियसनेस इवॉल्व होता है। दे जस्ट गिव दिस काइंड ऑफ आंसर, बट वो एग्जैक्टली नहीं बता पाते। अगर इस ऑल्टरनेट जो एक सोल्यूशन दे रहे हैं, इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो अभी भी एक्चुअली थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, जो 21st सेंचुरी के फिजिक्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल। ये एक्चुअली ना एक हमारे बीच में हमारे एक मित्र बाल मुकुंद हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स में लगभग इंटरनेशनल लेवल का काम कर डाला है इस दर्शन की रोशनी में, है ना। तो सूर्यकांत आपके साथ हैं, आपस में शेयर कीजिए और मिलजुल के इस ग्रुप को एक्सपेंड करिए। बहुत बढ़िया, खूब शानदार, खूब शुभकामनाएं। हाँ जी, नहीं बोलिए बोलिए। हाँ, हो गया, तृप्ति हो गया। नहीं बोलिए, कुछ आपको कहने का हो तो बोलिए। सभा को नमस्कार। भैया एक चेंज जो आता है, अब इधर देखो तो आप नहीं दिखते नहीं, हैं। उधर देखोगे तो सबको देखेंगे। चेंज जो आया कि थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। समाज में दो तरह के लोग अभी तक दिखाई पड़ते थे। एक वो जो ईश्वर को मानते हैं और एक जो किसी भी कारण से ईश्वर को नहीं मानते थे। मैं उस कैटेगरी में आती थी जो ईश्वर को मानती भी थी और ये सोचती थी कि जब हम अपने जीवन में किसी ऐसे फेज में चले जाते हैं जहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आता, वहाँ पे ईश्वर हमारी मदद करता है। लेकिन यहाँ आके समझ में आया, जब ये समझा कि जो अस्तित्व है उसकी 3 वास्तविकताएं हैं और उसमें मूल ऊर्जा है, जड़ है और चैतन्य इकाई है। तो जब हम मूल ऊर्जा को समझते हैं तो समझ आता है कि वो एक असीम अवकाश है जो ऊर्जा है। नहीं, अब क्या भाषा बनाएंगे? ईश्वर मदद करता है जी, या ईश्वर में सृष्टि की सभी इकाइयों को मदद उपलब्ध है? हाँ वही आ रही हूँ भैया कि मुझे ये समझ आया कि जो वो असीम जो अवकाश है, जो ऊर्जा है, वो स्वयं में एक ऊर्जा की महिमा है और उसमें मात्र होने भर से प्रत्येक इकाई अपनी पात्रता अनुसार अपने अस्तित्व में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करती है। जिस क्रम में मानव जो है वो उच्चतम एक ऐसी इकाई है जिसमें वो पात्रता है कि वो अपने साथ साथ चारों अवस्थाओं में एक व्यवस्था कायम करने में उपयोगी है। तो जो भी करते हैं वो हम स्वयं करते हैं और स्वयं के मरने से ही स्वर्ग दिखाई पड़ते हैं। वो कहावत जो है कि हमारे अंदर वो सारी कैपेसिटी, वो सारी पात्रता ईश्वर के होने मात्र से मौजूद है, जो हम सारी अवस्थाओं में एक व्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। और देवी देवता भगवान ये सब पहले भी अस्तित्व में थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन उनको देखने का चश्मा बदल गया है। और मुझे लगता है इन सारी बातों में मनुष्य की पूर्णता की ओर जब हम जाने की बात करते हैं तो पूर्ण होने का अर्थ ही यही है कि हम सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो पाए, मानव जाति को उस लेवल तक लेके जाने में हमारी योग्यता बने जहाँ पर वो अस्तित्व को समझ पाए। और इसके लिए हम किसी भी साधना में जाए, किसी भी धर्म के हों, एटलीस्ट प्लेटफॉर्म जीवन विद्या का ही होगा, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से ही हम इसको आने वाली पीढ़ी तक लेकर जा सकते हैं। तो मैं हापुड़ में मिल रही हूँ आपको। बढ़िया। हाँ जी सर, काफ़ी उपलब्धियाँ हुई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन मेरी जो फेवरेट 4 परिवर्तन आ गए हैं जो अच्छे से, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो 4 तरह के ईगोज थे मेरे। 4 तरह के ईगो थे मेरे पहले, यहाँ पे आने से पहले। अहंकार, हाँ। 4 तरह के थे, ईगो थे, हाँ। जो डिसॉल्व हो चुके हैं पूरी तरह से। पहला ये कि सोशल वर्क या फिर सेल्फलेसनेस जिसको बोलते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, मेरे को खुशी मिलती है तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। इतना आराम का काम है। एज सिंपल एज दैट। ओके। दूसरा, प्रकृति को मैं दुरुपयोग नहीं करता था। मतलब ये मेरे हमेशा वो था ही कि मैं वो कचरा दिख रहा है तो उठा के मैंने डाल दिया डस्टबिन में, तो ये भी मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। और दूसरी बात कि मेरे को अधिकार ही नहीं है प्रकृति को दुरुपयोग करने का, क्योंकि हाँ, तो एक तरह से वो भी क्लियर हुई बात
कि इसमें भी कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, इसमें मेरे को अधिकार ही नहीं है। तीसरी चीज़, कंपैरिजन जो होता है कि एक दूसरे से हम करते रहते हैं कि वो मेरे से बेटर स्थान पे है, मेरे को वैसा बनना है, तो अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो उसमें भी एक मेरी सेल्फ प्रेज थी कि मैं कंपैरिजन नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ कि सबका साथ में विकास होना पॉसिबल है, तो कंपैरिजन करना भी मेरा अधिकार ही नहीं है। ये समझ में आई बात जब आपने एक्सप्लेन किया। और चौथी बात कि सेक्रीफाइस एक होता है कि मैं अगर कोई पार्टी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बाकी लोग कर रहे हैं वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ और अपने आप को डिवोट कर रहा हूँ जो काम मुझे सेल्फलेस लगते हैं तो इस सेक्रीफाइस भी कुछ नहीं होता है। मेरे को ज़्यादा सुख दिखता है इसमें, बड़े सुख के पीछे हूँ तो छोटे सुख छूट जा रहे हैं अपने आप। तो ये काफ़ी क्लियर हुई चीज़ है। थैंक यू फॉर दैट। बहुत बढ़िया। मतलब हम दोनों तरफ ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम जब पशु मानव राक्षस मानव होते हैं तो एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है, और जब हम अच्छा बनने जाते हैं तो दूसरी तरह का कॉम्प्लिकेशन है। ये जो लोग रिश्वत लेते हैं ना, ये फिर भी काम कर देते हैं। ये ईमानदार लोग और ज़्यादा तंग करते हैं। ये लोग जो रिश्वत लेते हैं फिर भी काम कर देते हैं। ये जो ईमानदार लोग हैं ये और ज़्यादा तंग करते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है। लेता है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं लेता है और प्रॉब्लम है क्योंकि वो सारे नियम कायदे कानून इतने ज़्यादा हैं कि उसको कैसे आदमी फॉलो करे, क्या नहीं करे, बहुत झंझट। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, धारवाड़ कुछ बोलेंगे? माइक लेके बैठे हैं इसलिए पूछा। हाँ जी, सभी को नमस्कार। कहाँ हो? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से हो? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा, हाँ। इन अगला 6 शिविर दिनों के भीलवाड़ा, अंदर। अगला शिविर भीलवाड़ा में ही कर लेते हैं। जी सर क्योंकि एक शिविर से तो कुछ होने वाला नहीं है, एक शिविर से तो कुछ होने वाला नहीं है। एक से तो होने वाला नहीं है। हाँ। बात ठीक है। तो मैं ये शेयर करना चाहती थी कि इन 6 दिनों के अंदर जो मैंने ज्ञान के रूप में प्राप्त किया है उसे मैं उपलब्धि तो नहीं कह सकती, क्योंकि ये मेरे लिए उपलब्धि तभी होगा जब मैं इसे अपने आचरण में उतारूंगी। थोड़ा माइक दूर कर लो। कुछ तो गड़बड़ है यार, आवाज़ साफ नहीं आती है। बहुत ध्यान लगाना पड़ता है तब ठीक से सुनाई देता है। पता नहीं क्या गड़बड़ है। मैं नहीं आ तो रही है, मतलब मेरे कान को तो ऐसा, वो तो मेरे को पता चलता है कि आवाज़ तो ठीक है, वॉल्यूम ठीक है। कुछ तो भी गड़बड़ है कि बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। हाँ, इन 6 दिनों के अंदर जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसे मैं उपलब्धि तो नहीं कह सकती, क्योंकि ये मेरे लिए उपलब्धि तभी बनेगा जब मैं इसे अपने आचरण में उतारूंगी। यहाँ आने पर पता चला कि जीना क्या है और जिंदा रहना क्या है। मैंने स्वयं के बारे में और इस सृष्टि के बारे में जाना है कि इस सृष्टि में मानव ही एक ऐसी इकाई है जो समृद्ध है। मैंने धर्म, ईश्वर, जाति, न्याय, सत्य आदि के बारे में जाना है। इन सब से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं का उपयोग करके पशु से भी बदतर हो सकता है और ईश्वर के रूप में भी पूजा जा सकता है। नहीं, ऐसा मत करो। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। हाँ, ईश्वर क्रिया शून्य नहीं हो सकता। देवता के रूप में पूजा जा सकता है। बस। मुझे नहीं पता कि इन सब से मेरी लाइफ में कितना चेंजेज होगा, लेकिन मैं इन सबको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद। हाँ, देखिए, ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जाके ना आप बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी पैदा करने वाले हो, क्योंकि जो कहा गया है वो तो पहुँचेगा नहीं और कुछ और पहुँच जाएगा, और आप बहुत कूद के बताओगे, क्योंकि नया मुल्ला ज़्यादा बांग देता ही है ना। तो इसलिए कम से कम जाके किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी को कुछ नहीं समझाना है। 3 से 5 बार इसी शिविर को रिपीट एक बार यूट्यूब में या जहाँ भी होगा देख लो। इसीलिए कह रही हूँ एक शिविर से काम नहीं चलेगा, ताकि आपको पता रहे कि मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ उसको यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, कुछ का कुछ मैसेज ना जाए। जी सर। जी, बढ़िया, हेलो जी। सर, कल मेरे लिए उपलब्धि था ये UHS, UHG, UHO और UHC, जो ये तो एक बहुत बढ़िया सपना है।
अगर ये होता है तो बहुत उसका इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि ह्यूमन के यूनिवर्सल लेवल पे ऐसा काम हो सकता है। हो सकता है और वो समाज कर सकता है। हाँ, ये बहुत सरकारों अच्छा के लगा। लिए करना मुश्किल है क्योंकि उनको अपनी सत्ता बचानी है, धर्मों के लिए करना मुश्किल है, उनको अपने आप को बचाना है, क्योंकि इसके बाद बचेगा कोई नहीं। जीवन विद्या शिविरों में तमाम बहुत सारे संगठनों के लोग इसलिए अपने लोगों को नहीं भेजते हैं क्योंकि उनको पता है वहाँ जाने के बाद ये हमारा नहीं रहेगा। हाँ हाँ क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो यूनिवर्स का हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। अब इस सबको अपनी संख्या बढ़ानी होती है। जैसे हमको बहुत ध्यान नहीं रहता है कौन कहाँ से आया, किसने कहाँ शिविर किया, क्योंकि हमको कोई संगठन बनाना नहीं है। तो हमको कोई संगठन बनाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, कहीं से फंडिंग लेना नहीं है, किसी को प्रभावित करना नहीं है ना। तो फिर सब एकदम डिसेंट्रलाइज्ड है, सब खुला है। तो ये सारा एक तरह का मैकेनिज़्म है। तो यहाँ हमारे बहुत सारे मित्र जो अलग अलग जगह में अलग अलग संगठनों में हैं और काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, उनको कभी उनसे पूछो धीरे से कि क्यों नहीं किसी को भेजते हो। बोले तुम्हारे यहाँ जाके लौट के आएगा ही नहीं वो। तो ये बहुत लोगों को क्लियरली पता है कि वहाँ जाने के बाद इसका शोषण करना संभव नहीं है जी। क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन करके आया था जी तो बहुत खुशी लगता था कि हाँ भाई पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो गया। हाँ। पर उसी लेवल में अगर ये यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का कुछ अगर काम होता है तो ये सारी बुक्स रेडी हैं, मानवीय संविधान उपलब्ध है, समाजशास्त्र 12 बुक्स के रूप में पूरी एजुकेशन का विकल्प उपलब्ध है। इसलिए ये विकल्प साधना का उपलब्ध है, ये शिक्षा का विकल्प है, ये व्यवस्था का विकल्प है, ये परिवार का विकल्प है, ये मानव की ज़िंदगी का विकल्प है। क्योंकि जब तक मानव की क्लैरिटी नहीं बनी तो हमारा कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें मानव जीने के लायक हो। हम हर जगह स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो एक बार मन लगा के जम के समझा जाए, बुक्स में घुसे बिना दर्शन समझ में आएगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो शिविरों से बात नहीं बनेगी, है ना। शिविर मात्र इसलिए है कि दर्शन पे जो लिखी गई बुक्स हैं, जो अनुभव मूलक विधि से डायरेक्टली अस्तित्व को देख के आया है कंटेंट, है ना, हम कितनी भी अच्छी बात बोलें ये कंटेंट उसको मैच नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिविरों की भूमिका केवल इतनी है कि दर्शन पे लिखी गई बुक्स को पढ़ के समझने का कॉन्फिडेंस हमको आ जाए। शिविर की भूमिका इतनी है जी। क्योंकि बचपन से गाना सुनते थे जी कि वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, ये प्रॉब्लम है ना। हाँ, कितना जब हम सारे जहाँ से अच्छा बोलेंगे तो दूसरा क्या बोलेगा, तुम्हारा ज़्यादा अच्छा कैसे हो गया। बस ये उसमें ही कंपटीशन स्टार्ट हो गया, वहीं से शुरू हो गया। तो ये काम नहीं होता है जी। ये बहुत अच्छा लगा। तो यदि इस लाइन को बदलना होगा तो क्या बोलेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब इस लाइन को ठीक से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, पूरा यूनिवर्स के बारे में क्या बोलेंगे। सारा जहां है अच्छा उसमें है हिंदुस्तान भी हमारा। देखिए, अस्तित्व में एक अच्छी चीज़ क्या है कि हर इकाई सभी के लिए प्रेरणादायी हो ही सकती है। सारे जहां के लिए प्रेरणादायी हो हिंदुस्तान हमारा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो अमेरिका भी सबके लिए प्रेरणादायी हो सकता है, कनाडा भी सबके लिए प्रेरणादायी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी सबके लिए प्रेरणादायी हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर इकाई, घर में छोटा बच्चा भी हमारे लिए प्रेरणादायी हो सकता है ना। तो ये प्रेरणा सृष्टि में हर इकाई सभी इकाइयों के लिए प्रेरणादायी है। तो उस अर्थ में हम सभी प्रेरणादायी हो सकते हैं। चलिए, हाँ जी, और कुछ। सर, एक पर्सनल शेयरिंग मैं करना चाहूँगा जी। तो सर 2014 में मेरा आईआईटी से पास आउट हुआ मैं। फिर से बोलो। 2014 में मैं आईआईटी से 2014 निकला सर। हाँ। फिर 2016 तक, थोड़ा माइक दूर कर लो। हाँ। 2016 तक मेरे को यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम देना था। हाँ। तो मेरा कंसेप्चुलाइजेशन ये रहता था लाइफ में, जैसा इधर बहुत लोगों का यही कंसेप्चुलाइजेशन है कि स्ट्रगल ही ज़िंदगी है। हाँ। स्ट्रगल जो अच्छे से कर पाता है, स्ट्रगल जो अच्छे से झेल पाता है, हाँ। उसको सक्सेस मिलती है। हाँ। ये कंसेप्चुलाइजेशन मेरे अंदर भी था, इसीलिए 10th में भी फर्स्ट आना, 12th में भी फर्स्ट आना, हाँ। आईआईटी निकालना, आईएएस निकालना, यही माइंडसेट से मैं चला हूँ। जब सर रिज़ल्ट आई है, मेरे को याद है वो मई 2017 में रिज़ल्ट आई थी,
और उसमें मेरा रैंक आया था। उसमें मेरा रैंक मुझे रैंक आया था, मतलब वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, एग्ज़ाम क्लियर हो आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। हाँ, तो आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मैं एक्चुअली पहले सोचता था कि इतना स्ट्रगल करूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को एक्चुअली कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरे को सिर्फ एक फ़ोन कॉल मेरा पिताजी को और मम्मी को करना था कि ये चीज़ हो गया। तो मेरा अंदर से यही चीज़ था। क्यों अच्छा नहीं लगा? सर मुझे एक्चुअली ना सर, मैं उस दिन रियलाइज़ नहीं किया, बट अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि हम जो स्ट्रगल करते हैं ना सर, वो हम जिसको लव करते हैं उनको सुख देने के लिए ही हम स्ट्रगल करते हैं। इससे ज़्यादा एक्चुअली कोई इक्वेशन नहीं है। हम जो भी स्ट्रगल करते हैं उनको एक अच्छा समाज में रिकग्निशन देने के लिए, जो भी है पेरेंट्स को। बट अब रिलेशन होता है, उनको सुख देने के लिए बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सुख के लिए ढूंढ रहे हैं और उनको अगर सही डायरेक्शन दिखाई दिए तो ऑटोमेटिक वो सुखी हो जाएंगे। मेरे को इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक अभी जितने भी सभा में बैठे हैं सभी अपने लेवल में अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, पार्टनर के लिए, वाइफ के लिए, सब यही स्ट्रगल करते रहते हैं। मैं अपने बैचमेट्स काफ़ी सारे फ्रेंड्स को देखता हूँ, वो अपना वाइफ के लिए कोई अच्छा कार खरीद के घुमाना है। हाँ। उसके माइंड में ये रहता है कि मेरा वाइफ को ये कार पसंद है, तो मैं 3 साल 4 साल में, मतलब लड़के लोग तो जनरली ऐसा करते हैं कि अपना नीड्स ज़्यादा ये नहीं रखते हैं, सेव करते रहते हैं, जितना सेव हो सकते उतना सेव करते रहते हैं। 18 घंटा काम करते हैं, 16 घंटा काम करते हैं, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे बच जाए। एंड दे आर थिंकिंग कि इस पैसे से मैं कुछ खरीदूंगा ताकि मेरे लव्ड वंस खुश हो जाएंगे, या मैं स्ट्रगल करूंगा, कुछ पोजीशन लाऊंगा ताकि मेरे लव्ड वंस खुश हो जाएंगे। हमारा इक्वेशन ऐसा चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया। और अभी सर ये जो इक्वेशन है उसमें हम स्ट्रगल करते 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 मैं खुद ही रियलाइज़ किया कि जब मैं इतना स्ट्रगल किया, 2-2.5 साल कम नहीं होते, 2.5 साल जम के मेहनत किया, पर मेरे को एक्चुअली कुछ फील नहीं हुआ। मेरे को सिर्फ ये देखना था कि हाउ माई पेरेंट्स विल बी। तो इससे हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये लाइफ एक्सपीरियंस एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतना स्ट्रगल करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। वो भी वैसे सुखी होना चाह रहा है तो उनको भी डायरेक्शन दिखा दो, वो वैसे भी सुख हो जाएगा, हम भी वैसे भी सुख हो सकते हैं। तो ऑर्डर तो वैसे ही बन जाएगा ऑटोमेटिक। कितनी बढ़िया बात बोली। ये आप सबको सुनाई दिया? मेरे को तो बहुत सुनने के लिए फोकस करना पड़ता है। कितने लोगों को बात पहुंची? अच्छा, मेरी कान में कुछ दिक्कत है क्या? है? लगाना पड़ता है ना? हाँ, यहाँ कुछ तो भी है दिक्कत। नहीं, बात समझ में नहीं आ रही है। हालांकि मेरी आवाज़ जब मैं बोलता हूँ तो मेरे को साफ सुनाई दे रही है ना? कुछ तो भी है दिक्कत। खैर चलो, कोई बात नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अभी हम अपनों को खुश करने के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए हमको लगता है कि स्ट्रगल, जो जितने ज़्यादा स्ट्रगल झेल पाएगा, जितनी स्ट्रगल कर पाएगा, और अपनों को खुशी देने के लिए 18 घंटे 16 घंटे काम करना, पैसा कमा के उनको कोई गिफ्ट देना, चाहे घर बनाना है, चाहे कार लेना है, तमाम ये करने। और यदि ये सब हो भी गया, देखो एक पॉइंट के बाद ये तमाम चीज़ें, बल्कि खुशी इसमें थोड़ी सी है, अहंकार का पोषण ज़्यादा है। मेरा बेटा IIT में चला गया, तो हमारे माँ बाप भी अपने अहंकार का पोषण ही कर रहे होते हैं। कब वो खुशी अहंकार में बदल जाती है ये उनको भी पता नहीं चलता है, हमको भी पता नहीं चलता है। और कब अपने हमसे छूट जाते हैं इसकी कॉस्ट में, ये सब घटनाएं भी घटती हैं। तो ये बात बहुत बिल्कुल ठीक है कि ना तो कार पाके कोई खुश होता है, उस समय तो अच्छा लगता है। अच्छा लगना और अच्छा होने को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। जब किन्हीं भी चीज़ों को हम ज़िंदगी से जोड़ के देख रहे हैं और किस कीमत पे क्या पा रहे हैं, और जो पा रहे हैं उसमें क्या खो रहे हैं, यदि ये क्लैरिटी हमारी होगी, और देखो बहुत खुश हुआ आदमी ना खुशियाँ बांटेगा। आप देख लो, तमाम जिनको हम बहुत सक्सेसफुल लोग बोलते हैं उनके बिहेवियर अच्छे नहीं हैं। बहुत कम IAS ऑफिसर मिलते हैं जिनका बिहेवियर बहुत ठीक ठाक है। वो अपने इतने ईगो में रहता है बेचारा, है ना। और डॉक्टर से तो बेचारे को, उसको तो बात करने की फुर्सत नहीं है पेशेंट से। उसको तो पता है मेरा एक मिनट कितना कीमती है, उससे कितना पैसा आएगा। कहाँ वो फुर्सत में किसी के इमोशनली वो बात कर पाएगा। तो तमाम जिनको भी हम सक्सेसफुल लोग बोल रहे हैं उनके लिए आदमी कीमती नहीं है। उनके लिए अपना कोई जो भी उन्होंने माना हुआ है, वो खुद को प्यार नहीं कर पाए तो दूसरों को भी प्यार कैसे कर पाएंगे। उन्होंने किसी गोल को प्यार किया है। इस तमाम चीज़ को देखेंगे धीरे से बात तो यही समझ में आ रही है कि सुख तो इतना ही है कि आदमी के अपने भीतर, मैं मेरे माँ बाप को सुखी नहीं कर सकता गाड़ी और मकान से, है ना। तो फाइनली उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो जो समाधान से कैसे सुखी होंगे, इससे कम में कोई भी सुखी नहीं होता है। चाहे मेरी माँ है, मेरी बहन है, कि भाई है, कि कोई भी है।
अब ये समझ में आता है कि मैं खुश होऊंगा तो कुछ अच्छा क्रिएट करूंगा, मैं मानव को प्यार नहीं कर सका तो मैं क्या क्रिएट करूंगा। सबसे पहला काम है कि हम मानव को प्यार कर पाएँ, हम खुद को प्यार कर पाएँ, तो हम कुछ अच्छा पॉजिटिव क्रिएशन कर सकते हैं। ऐसा हो नहीं पाता है इन उपलब्धियों को पाने के चक्कर में, बल्कि मानव से तो हमारा कंपटीशन है, उसको हरा के ही हमको आगे बढ़ना है, तो मानवता को प्यार करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ज़िंदगी बिल्कुल कहाँ है, और बहुत मेहनत करके हम ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ हम भी अकेले हो जाते हैं, तो झंझट है बहुत, है ना। तो कैसे ये पूरा थॉट प्रोसेस एक बार अपने में ठीक से पचाएं, फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे उसको देखेंगे। कितना आसान काम लगता है, 7 दिन में कितने लोगों की ज़िंदगी बदलती हुई दिखाई देती है, कितने परिवारों में चीज़ें रीसेट होती हुई दिखाई देती हैं। आज कई 100 हस्बैंड वाइफ होंगे जो यदि शिविरों में नहीं आए होते तो आज वो पति पत्नी नहीं होते। कितने माँ बाप अपने जवान बच्चे जब शिविर में आ जाते हैं तो उनके प्रति कितने आश्वस्त हो जाते हैं कि अब उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जवान बेटियाँ हॉस्टल्स में जा रही हैं, बाहर पढ़ने के लिए जा रही हैं, तो उनको लगता है कि चलो अब इसको क्लैरिटी हो गई है तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम एक दूसरे के लिए चिंता कर कर के ही सारा समय लगाए हुए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आशा की किरण है। तो चलिए आगे चलते हैं, आज का काम शुरू करते हैं। हाँ भैया, जिससे कल एक लाइन आई थी कि मैं एक तरीके से पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था मैं खुद हूँ। मतलब मैं संपूर्ण सृष्टि में जो भी है वो मैं खुद में समाया हुआ हूँ। तो जब भी मैं पदार्थ अवस्था को उस दृष्टि से देखता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ कनेक्शन है, प्राण अवस्था को देखता हूँ तो कुछ कनेक्शन अंदर सेल्स में भी लगता है कि कुछ तो है। तो जब भी वो अव्यवस्था दिखती है तो कुछ लगता नहीं यार ये गलत हो रहा है, फिर पता नहीं है सही क्या है, लेकिन वो गलत हो रहा है तो अंदर फील होता है। तो जानवर के साथ या ह्यूमन के साथ कभी भी, मतलब ह्यूमन के साथ तो ज़्यादा संवेदनशील होते ही हैं। मतलब एक बार मैंने देखा कि मैं साइकिल से जा रहा था और एक लेडी मतलब ऐसे रोते हुए आ रही थी कॉन्स्टेंटली, तो वहाँ भाव ये आया था कि मैं समस्या को जानूँ और सुलझाऊँ। तो यही था कि मैं चाहता ये हूँ कि सब सुखी रहें, और मैं किसी सैड फेस को देखता हूँ तो मैं भी सैड महसूस करता हूँ, या जैसे यहाँ लोग हैं बहुत सारे, तो जो हंस रहा है मैं ज़्यादा इच्छा करता हूँ कि उसके साथ कॉप अप कर लूँ, और जो उदास है उसके साथ कम कर पाता हूँ। तो मतलब ज़्यादा मेरे को बेटर ये लगा कि जो बोल नहीं पा रहा है, जो दुखी है, उसके साथ यार क्या दिक्कत है। तो मतलब जैसे होटल के वो एक चौकीदार हैं, तो मतलब कल शाम को मैंने उनको बोला था नमस्ते, तो उनका एक्सप्रेशन ऐसे ही था, मतलब अंदर से दुखी थे और नमस्ते उन्होंने बोला था। तो अभी मेरी योग्यता नहीं है कि मैं उनके साथ जाके कुछ कर सकूं, जबकि अंदर से पता जरूर है कि दिक्कतें सभी के जीवन में है। तो अंदर से बहुत अपनापन का भाव आता है कि मैं भी सेम हूँ, वो भी सेम है, सभी सेम, ऐसा। बड़ी, हाँ जी, हाँ जी, माइक दीजिए। तो हमारी तो शिविर की रौनक ही चली गई। नहीं, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं यहाँ बैठूं, लेकिन वो अब पूरा इसको समझना है तो एडवांस वाला भी करना ही पड़ेगा। उचित है, लेकिन आपकी लाइन बड़ी जबरदस्त थी, क्या गजब एक्सप्रेशन आपका कि मानव से प्रेम किए बिना कुछ अच्छा हो नहीं सकता, कुछ नहीं अच्छा होगा। और अभी इस कंपटीशन युग में हमको तो दूसरे मानव को हराना है, हमको तो उसके कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ना है। तो इसलिए अच्छा कैसे होगा। बहुत बढ़िया। आदरणीय नागराज जी की साधना काल में कोई भी साधना विरक्ति विधि से ही होती है। विरक्ति का मतलब है कि आदमी के साथ कोई मोह नहीं हो, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना। विरक्त का मतलब है अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना। तो वो कर्नाटक से उठ के अमरकंटक चले गए और वहाँ अपनी साधना का टाइम ऐसा रखा कि किसी लोगों से कोई संपर्क ही ना हो, तो दिन के समय में साधना करना, ताकि कोई मिलने आए तो अपन साधना में हैं और अपना कनेक्शन ना बने। और कोई आता भी था तो उनको नाम पूछने का नाम भी नहीं पूछना है किसी से, तो जो आया उसका काम यदि कोई आवश्यकता है तो वो कर दिया, और किसी से मिनिमम टच बना के रहना है। तो उनकी साधना काल में कोई प्रसंग ऐसा हुआ तो उनको जो प्रेरणा मिली, तो प्रेरणा ये मिले कि तुम मानव से प्यार नहीं कर पाओगे तो कोई बड़ा काम भी नहीं कर पाओगे। तो मुझको लगता है कि आदमी में यदि कोई विकास होता है तो सबसे पहला विकास, जैसे सबसे पहला विकास मानव में संवेदनशीलता ही है। भाई संवेदनहीन होगा या संवेदनशील होगा, तो संवेदनशील का मतलब है कि दूसरे के दुख को वो महसूस करता है।
तो दूसरे के दुख को फील करके हमको रोना नहीं आए, हमको पीड़ा नहीं हो, तो हम आदमी तो नहीं है। ये हमारा आदमी होने का मिनिमम मतलब आदमी तो अभी होना शेष है, लेकिन आदमी होने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो एक पूर्व आवश्यकता है, कम से कम उसको छूने लगे हैं। इसलिए संवेदनशील व्यक्ति के संज्ञानशील होने के लिए वो नज़दीक है। जब तक किसी का, मैं जो बात कह रहा हूँ कि मानव में सोचने विचारने की असीम क्षमता है, यदि मैं संवेदनहीन हूँ तो मेरी प्रॉब्लम ही मेरी प्रॉब्लम है, मैं सुखी कैसे होऊंगा, है ना। जैसे दो शब्द यदि हम प्रयोग कर लें, दोनों में क्या फ़र्क है? मेरा कैरियर, मेरी उपयोगिता। मेरा कैरियर, मेरी उपयोगिता, दोनों में क्या फ़र्क है? मेरा कैरियर, मेरी उपयोगिता। बताओ भाई कैरियर वालों, जो कैरियर बनाते हैं। करियर मेरे ऊपर फोकस्ड है, मतलब मेरी उपलब्धि कितनी है। कैरियर का मतलब कटोरा। हाँ, मेरे को क्या मिलेगा। तो कैरियर एक तरह से हमारी बहुत संकीर्ण और स्वार्थ भरी मानसिकता का नाम है, और ये बीमारी है। और क्योंकि मैं इतना संकीर्ण हो जाऊं, मैं हर व्यक्ति को उसी निगाह से देख रहा हूं कि ये मेरे किस काम आएगा। उपयोगिता मतलब कि मैं कितना उपयोगी हो रहा हूँ, मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं। तो जो हम कैरियर से पाना चाह रहे थे वो उपयोगिता में शामिल है कि नहीं है? शामिल है। उससे बड़ा शामिल हो गया। जब मैं देने के मोड में आता हूँ तो मुझको बहुत योग्य होना होता है ना। जब मैं लेने के मोड में रहता हूँ तो मुझको बहुत छोटा होना होता है, मेरी चेतना छोटी होती है। तो जब मैं देने के मोड में आऊँगा कि मेरी उपयोगिता क्या है, तो मेरी इंजीनियरिंग का भी यूटिलाइजेशन, जो भी स्किल मेरे पास होगा उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और वो सही डायरेक्शन में होगा। तो ये पूरा का पूरा मॉडर्निटी हमको जिस तरह की मानसिक, जैसे यदि हमारे धर्म का पॉजिटिव पार्ट कहें तो वो हमको संवेदनशील बनाता है, हमारी शिक्षा का नेगेटिव पार्ट कहें तो वो हमको संवेदनहीन बनाता है। बस मेरा करियर, मैं आगे कैसे बढ़ूं सबको यूज़ करके। तो करियर के नाम पे हमारी फैमिली को कैसे यूज़ कर लूं, मेरे सारे रिलेशनशिप को कैसे यूज़ कर लूं और मैं कुछ पा जाऊं। और मैं क्या देने की मानसिकता में हूं, मैं ज़िंदगी भर पाने की मानसिकता में हूं। तो करियर शब्द अच्छा नहीं है। ये आदमी की क्षमताओं का उद्घाटन नहीं करता है, ये आदमी की क्षमताओं को छोटा बनाता है, आदमी को छोटा बनाता है। तो मेरी उपयोगिता क्या है, ये आदमी के कैपेसिटी को, उसकी संभावनाओं को विशालता देता है, फैलाता है। तो ऐसे देखेंगे तो हमारी सारी चीज़ें, सारी डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे आधार दुख की ओर ले जाने के लिए बने हुए हैं। भैया इसमें भी देने में भी दो चीज़ें हैं। मैं भौतिक रूप में मदद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, जब भी मैं भाव में मदद करूँगा तो वो कितनी बड़ी दुनिया होगी। भाव की मदद करेंगे तो भौतिक मदद भी आवश्यकता अनुसार होगी, क्योंकि भौतिक मदद तो बहुत सीमित है। मैं कितने लोगों की मदद कर पाऊँगा, वो तो बहुत सीमित है। तो सही अर्थों में मानव की मदद करने का इतना ही मतलब है कि आप उसके मनोबल को बढ़ा दो, आप उसकी समझ को बढ़ने में सहयोग दे दो, बाकी काम तो वो खुद भी कर लेगा। तो दुनिया में करने लायक एक ही काम है, आदमी बनना, आदमी बनाना, आदमी बनाने की फैक्ट्री लगाना। बाकी खाना पीना और क्या, पशु भी खाता है, क्या बात है। खाना पीना कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारी पहचान के चक्कर में वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। मेरे को दूसरों को बताना है टर्नओवर इतना है, मेरे को दूसरों को बताना है मेरा पैकेज इतना है। मेरे खाने पीने के लिए झंझट थोड़ी है। प्रॉब्लम सम्मान का है। जी बढ़िया, आगे चलें। चलिए, हाँ जी फटाफट बोलो। हेलो, मैं ये कहना चाह रही थी कि कल आपने बताया था कि बीएड पाठ्यक्रम में जानवरों के ऊपर परीक्षण किया गया है। तो अभी बच्चों मतलब स्कूलों में भी बुक्स रहती है एनसीईआरटी आरबीएसई की, तो उन बुक्स में भी जानवरों के ऊपर परीक्षण किया गया है। मतलब कि मानव को सारी एजुकेशन की औकात इतनी ही है। हाँ, चाहे बीएड की बात करें, चाहे हम पंचतंत्र की कहानियों की बात करें, जब मानव ने सारी श्रेष्ठताओं को, ऊंचाइयों को या तो पशुओं से सीखने की कोशिश की है
और बहुत आगे गए तो महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाई हैं। विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ के मुझ में कुछ अच्छा करने का उत्साह पैदा होता है, पर मेरी ज़िंदगी और मेरी परिस्थितियों में मैं क्या करूं इसकी क्लैरिटी नहीं बनती है। मोटिवेशन होना अलग, मोटिवेट होना अलग बात है, अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो जाए ये अलग बात है ना। तो तमाम महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ने से, तमाम बड़े लोगों की किताबें पढ़ने से हमारे भीतर कोई मोटिवेशन आता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में, अपनी परिस्थितियों में, मेरी मानसिकता के साथ मैं कहाँ से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जब तक कहाँ खड़ा हूँ इसका पता नहीं चलता है, कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं चलता है, उसके प्रोसेस का पता नहीं चलता है, सब बहुत सारा हिट एंड ट्रायल हो जाता है। जैसे उसमें बताया गया जानवर होली खेलते हैं, अब जानवर कहाँ से होली खेलते हैं? होली तो मानव खेलते हैं ना, होली तो मानव खेलते हैं, तो मानव को मानव के साथ उसकी पहचान करानी चाहिए ना। सारे आपके वीडियो गेम्स, सारे वीडियो गेम्स, तमाम तरह का बुक्स, वो आदमी के पास लाता ही नहीं है, क्योंकि हमारी आदमी की समझ नहीं है। तो पशु के पास लेके जाएगा, वो कल्पना लोक में लेके जाएगा, वो किसी महापुरुष के पास लेके जाएगा, मेरे पास लेके नहीं आता है, क्योंकि मानव की हमारी क्लैरिटी नहीं है। जैसे अभी कहानियाँ वगैरह चल रही है, लालच, अब पहले तो कहानी में लालच के बारे में बता दिया जाता है, फिर लास्ट में उसका मोहरा निकलता है कि लालच मत करो। तो लालच अपने आप में वास्तविकता नहीं है। हाँ, पहले उसको लालच के बारे में बता दिया पूरा, अब बच्चा लालच तो करेगा ही ना। हाँ, तो अपने माँ बाप क्या बताए बच्चों को, तुम दोनों भाई बहन हो, लड़ना नहीं है। बच्चे को समझ में आ गया लड़ा जा सकता है, तो पहले नहीं पता था। हाँ, तो अभी हमें यही सिखाया गया है कि सही का ना होना गलत है, बच्चों को ये जानकारी देनी है कि सही बताना है। चलिए ठीक, और कुछ कहना है? थैंक यू। पीछे, हाँ जी। नमस्ते भैया, मैं थोड़ी सी शेयरिंग करना चाहूँगा, मतलब 2-3 मिनट की शेयरिंग होगी। माइक थोड़ा ऊपर रखिए। यहाँ पे आने का पर्पज़ मेरा, कहाँ से आए आप? भैया भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा। और यहाँ पे आने का पर्पज़ पहला मेरा थोड़ा है ना धुंधला था कि यहाँ पे आके मेरे को कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मैं कुछ सीख पाऊँगा नहीं सीख पाऊँगा। लेकिन मैं जिन व्यक्ति के माध्यम से आया हूँ तो उनमें ये चेंजेस देखे और उनमें ये उनके आचरण में देखा, जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो एक ये विश्वास एक तरह से ये लगा कि नहीं, अपन इसको सुधार तो कर सकते हैं। अब मुझे सबसे पहले ये समझना था कि मुझे सुधार किस में करना है। तो मेरे को सबसे पहले मैंने ये खुद से क्वेश्चन पूछा कि मैं एक्चुअल में कमी कहाँ पे लग रहा हूँ। मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में रख रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त के साथ में रख रहा हूँ, मैं सोसाइटी के साथ में रख रहा हूँ। तो मेरे को इस दर्शन के साथ में मेरे को ये क्लियरिटी बनी कि मैं अपने आप ही मैं अपने चारों तरफ एक तरह का है ना लेयर चढ़ा रहा हूँ, लेयर रख रहा हूँ, और उस लेयर पे किसी को आने नहीं दे रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं केवल स्वयं में ही देख रहा हूँ। जबकि अब इस दर्शन के बाद में मेरे को ये समझ में आया है कि स्वयं का अर्थ ये नहीं है कि केवल मेरे को देखो, पहले खुद को पहले दूसरों से जोड़ना पड़ेगा, मानव को मानव से जोड़ना पड़ेगा, मानव को मानव से प्यार करना पड़ेगा। ये एक क्लैरिटी बनी। अब ये क्लैरिटी कैसे बनी, मैं क्यों दुख के साथ में था हमेशा, मैं क्यों समस्या के साथ में था, तो ये चीज़ एकदम से ये चीज़ समझ में आई कि मैं कभी समाधान के साथ में था ही नहीं। मैंने तमाम जो गलतियाँ करी, तमाम जो झूठ बोला, तमाम जो मेरे पेरेंट्स के साथ में जो भी जिस भी तरह का संबंध रहा, तो वो केवल और केवल वो यही था कि समाधान में नहीं था। तो इस दर्शन के माध्यम से ये मेरे को साफ साफ दिख रही है। और बीते कुछ दिनों की, बीते कुछ पल की ये सब चित्रण भी सामने आ रहा है कि ये कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ जाके अब ख़त्म होगी। तो इस तरह से एक विश्वास बन रहा है। अब ये भी बात है कि ये पूरा दर्शन, ये आज 7वां दिन है, तो ये दर्शन देखने के बाद में, सुनने के बाद में, समझने के बाद में, ये मैं ये पूरा नहीं कह रहा कि भैया मैं कि 100% ये समझ पाया हूँ, लेकिन एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये दर्शन समझने के बाद ही और दर्शन को अपने जीने के बाद में ये सब समस्या का समाधान हो सकता है। इसके कारण से धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, यहाँ पे इतने दिन हो गए और आपने जो कुछ भी सिखाया और जो कुछ भी मैंने भी सीखा, तो काफ़ी सवाल थे यहाँ पे आने से पहले मन में, और वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी क्लैरिटी आ गई है, तो एक ऋणता का भाव आ रहा है। हम ऋणी हैं आपके, और गुरु ऋण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए उधर फोटो लगवा दिया, सब उधर चढ़ा देना, तो जहाँ सर का सामान है वहीं जाए, वही ठीक। तो सर बस यही कोई भी तरीका बता दीजिए जो गुरु दक्षिणा
हमारी मतलब मुझे नहीं लगता मेरी हैसियत है कुछ भी। आचरण की पवित्रता के साथ इस चेयर पे बैठ जाए। इससे ज़्यादा भी क्या और इससे कम भी क्या, बस। शुभकामनाएं। हेलो। हाँ जी, कहाँ हो? हाँ जी, हाँ जी। इन सारी बातों को सुन के एक बात ये समझ में आई है कि हम लोगों ने इतना स्ट्रोंगली बाहर जो अपनापन स्थापित किया हुआ है वो हम अपने अंदर तो कर ही नहीं पाए। हमें लगता है अंदर तो कुछ है ही नहीं, जबकि सबसे हमें अपने अंदर झांक के, अपने अंदर जब अपनापन स्थापित करके और खुद को जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को जब अच्छे से जान के विकसित करके और समझ पाएंगे तो फिर हम बाहर कुछ दे पाएंगे किसी को और कुछ कल्याण हो पाएगा शायद। बढ़िया, बढ़िया। सबसे आवश्यक बात यह है कि हम माँ बाप को विद्यार्थी बनने की ज़रूरत है। काफ़ी दिन बड़े बन लिए, अब सामान्य हो जाएं, बच्चों के दोस्त हो जाएं और दोस्त बन के बढ़िया साथ में चलें। क्यों? क्यों? ठीक है ना? इनसे पूछ। नेताजी तो यही है ना। चलिए, हाँ जी, सब साफ। चलिए, जब तक बोर्ड साफ हो रहा है तब तक फिर से एक बार लौटते हैं और न्याय धर्म सत्य की हमने चर्चा किया था। तो न्याय धर्म सत्य को पहले क्या समझते थे, अभी आप न्याय धर्म सत्य को कैसे समझते हैं? तो न्याय को पहले, न्याय को अब, सत्य को पहले, सत्य को अब, धर्म को पहले, धर्म को अब। तीनों एक बार टेबल डाल के डिफरेंशिएट करें कि पहले मैं न्याय को कैसे समझ रहा था, अभी न्याय को कैसे समझ रहा हूँ। एक बार उसको रिकॉल करें ताकि हम आगे बात कर पाएंगे। हाँ जी, यदि न्याय को देखें तो पहले और अब में क्या चेंज आया? देखिए, मानव में जो कंपैरिजन होता है, एक तुलन नाम की क्रिया है जो जीवन में होती है। तुलन का मतलब है कि हमारा कंपैरिजन के आधार, उसको हम दृष्टि भी बोलते हैं। दृष्टि, दृष्टिकोण, नज़रिया, व्यू पॉइंट। तो दुनिया के सभी लोगों का दृष्टि, व्यू पॉइंट, नज़रिया या कंपैरिजन का आधार 6 प्रकार का होता है। एक आधार है प्रिय। प्रिय का मतलब है जो इंद्रियों पे आधारित है। इंद्रियों के आधार पे मैं कोई चीज़ को कंपैरिजन करता हूँ, ज़्यादा स्वाद है, कम स्वाद है, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। फिर हित दृष्टि है, जिसके आधार, हित का मतलब है कि शरीर का स्वस्थ रहना। तो मेरा शरीर स्वस्थ रहे, उसके आधार पर मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। तो ये भी मानव का निर्णय लेने का, कंपेयर करने का एक आधार है। तीसरा आधार है लाभ।
तो धन के आधार पर भी मानव निर्णय लेता है कि मैं ये करूँगा नहीं करूँगा। चौथा आधार है न्याय। न्याय का मतलब है कि संबंध को केंद्र में रखकर मैं निर्णय लेता हूँ, है ना, संबंध की दृष्टि के साथ में होता हूँ। पांचवा है धर्म। धर्म का मतलब है यहाँ अखंड समाज। तो समाज के अर्थ में, भयमुक्त समाज के अर्थ में मैं निर्णय लेता हूँ की दृष्टि से मैं काम करता हूँ। पांचवा है सत्य। छठा है सत्य। सत्य का आप लोग लिखते रहोगे, मैं बोलता रहूँगा, इसलिए मैं नहीं लिखता। लिख लीजिए पहले, फिर बोलता हूँ। हाँ जी, चलें। इतना तो मैंने लिखा ही नहीं जितना आप लोग लिख रहे हो। यार 6 शब्द लिखे हैं, लिखे ही जा रहे, लिखे ही जा रहे। हो गया, चलें। तो देखिए, कुछ भी लिखा गया है उसका संदर्भ हमको ध्यान में रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया के सभी लोग अधिकतम 6 प्रकार की दृष्टि के साथ कोई निर्णय लेते हैं। दुनिया के सभी लोग अधिकतम 6 प्रकार की दृष्टियों के साथ निर्णय लेते हैं। कोई काम करना है कि नहीं करना है, उसके लिए जो उसके पास आधार है कंपेयर करने का, निर्णय लेने का या उसकी दृष्टि, तो 6 प्रकार से मानव चीज़ों को कंपेयर करता है, या 6 प्रकार से मानव की 6 दृष्टियां हैं जिसके आधार पे वो निर्णय लेता है। ठीक हो गया? तो पहले सत्य से शुरू करता हूं, सुन लीजिए अब पहले, ताकि वो ठीक से बैठ जाए। सारे शब्द अलग अलग संदर्भ में अलग अलग आते हैं, तो यदि संदर्भ आपको स्पष्ट नहीं होगा तो बुक पढ़ते समय आपको हवा नहीं लगेगी ये क्या पढ़ रहा हूँ, आप कुछ और मीनिंग निकालते रहेंगे। जब भी न्याय धर्म सत्य शब्द एक साथ में आएगा तो ये शब्द इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है कि समाधानित मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है, या समाधान को परिवार में न्यायपूर्वक प्रमाणित करता है, भयमुक्त समाज के अर्थ में समाधान को प्रमाणित करता है, और चारों अवस्थाओं में संतुलन। तो सत्य को चारों अवस्थाओं में संतुलन के रूप में प्रमाणित करता है। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है ना? बताओ, माइक लो, माइक लो। तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं एक्चुअली। तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं। तत्काल के लिए टिकट बुक कर रहे हैं। अरे यार, बताओ मेरा क्या होगा? हाँ जी,
सत्य शब्द में जब कहते हैं कि मानव न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करता है, तो इसका मतलब है कि सत्य को प्रमाणित करने का क्या मतलब हुआ? प्रमाणित करने का मतलब है कि मैं समझता हूँ, मैं अपने समझने का प्रमाण देता हूँ। तो सत्य क्या चीज़ है? मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा क्या है? चारों अवस्थाओं की सभी इकाइयों से आर पार है, और सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, व्यवस्था के अर्थ में गति करती हैं। तो यदि मैं सत्य को समझता हूँ, इसका मतलब चारों अवस्थाओं के आचरण को समझता हूँ। यदि मैं सत्य को समझता हूँ, इसका मतलब चारों अवस्थाओं के सभी आचरण को समझता हूँ। चारों अवस्थाओं के आचरण को समझता हूँ, इसका मतलब है कि मैं चारों अवस्थाओं के साथ संतुलन पूर्वक जी सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ। तो ये पकड़ने की बात है। तो जब न्याय धर्म सत्य का सेट यूज कर रहे हैं, तो न्याय का मतलब है मानव का मानव के साथ और मानव का प्रकृति के साथ न्यायपूर्वक जीना। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात न्याय में ध्यान देने की है, जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, जिंदा रहने के धरातल पर जीता हूँ, तब संबंध को पहचानने का आधार क्या होता है? शरीर। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, तो शरीर के आधार पर संबंध को पहचानता हूँ। जब मैं स्वयं को मानव के रूप में पहचानता हूँ, तो संबंध को पहचानने का आधार क्या होता है? जब मैं स्वयं को मानव के रूप में पहचानता हूँ, तब संबंध को पहचानने का आधार क्या होता है? क्या होता है? बोलो, माइक दो बाजू में। जीवन। जीवन ठीक है, ऐसा कहने में कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको और क्लियरली कहेंगे। देखो, जब मैं जी हूँ तो मैं मानव ही, तो सामने वाले को मानव और पूरी प्रकृति को। तो यहाँ समझने लायक बात यह है कि जब मैं स्वयं को मानव के रूप में पहचानता हूँ, तो संबंध को पहचानने का आधार बदल जाता है। पूरी सृष्टि में सभी इकाइयों में संबंध को पहचानने का आधार क्या है? पूरी सृष्टि में सभी इकाइयों में संबंध को पहचानने का आधार क्या है? मूल ऊर्जा। ठीक है, मूल ऊर्जा वश सभी इकाइयाँ एक दूसरे को पहचानती हैं, ये ठीक है। लेकिन फाइनली मूल ऊर्जा के कारण सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में गति करती हैं, जो व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। तो सभी इकाइयाँ व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानती हैं। इसलिए सूत्र क्या था? हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। समग्र व्यवस्था में जो भागीदारी है, इसी को आचरण के रूप में पहचाना गया। तो सार क्या निकला? शरीर के आधार पर संबंध पहचानने के स्थान पर मैं व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानता हूँ। ये शिफ्ट आ गया। इसलिए किसी एक से प्यार होगा कि जब मानव समझ में आएगा तो फिर सभी से प्यार होगा। सभी से प्यार होगा तो ही हमारे मानव होने की पहचान भी यही है कि हमको सभी को देख के अपना सा ही लगता है। तो यहाँ काम की बात यह है कि पूरी सृष्टि में देखते हैं तो संबंध का आधार व्यवस्था है। संबंध का आधार व्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम शरीर में देखते हैं कि शरीर में एक किडनी नाम की चीज़ है, और किडनी क्या चीज़ है? बहुत सारे सेल से मिलके बनी है। और किडनी क्या है? शरीर का पार्ट है। तो यदि इसको सेल कहा जाए, इसको किडनी कहा जाए और इसको शरीर कहा जाए, है ना, तो हर सेल को क्या पता है? हर सेल को क्या पता है? सारे सेल मिलके किडनी के रूप में काम कैसे कर पा रहे?
हर सेल को पता है स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी। तो बेसिकली सेल को पता है कि किडनी की शरीर के साथ भागीदारी क्या है। हर सेल को पता है कि किडनी का शरीर के साथ भूमिका क्या है, तो सारे सेल मिलके किडनी के रूप में परफॉर्म करते हैं। अभी सेल की जगह मानव रख देते हैं, सेल की जगह मानव रख दें तो किडनी की जगह क्या रखेंगे? परिवार। तो शरीर की जगह क्या रखेंगे? अखंड समाज। अखंड समाज, देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पकड़ में आने से बिल्कुल पूरी जिंदगी का हमारा दृष्टि शिफ्ट होता है। अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। तो अभी परिवार सफल क्यों नहीं है? अभी परिवार सफल क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार अपने आप में कोई व्यवस्था है और उसका कोई पर्पस है, ये हमको पता ही नहीं है। सब अपने अपने कैरियर के चक्कर में हैं। तो सब एक दूसरे को यूज कर रहे कैरियर के नाम पे, और कोई इमोशनली यूज हो रहा है, कोई मजबूरी में यूज हो रहा है, लेकिन कुल मिला के यूज हो रहा है। किसी को तृप्ति नहीं है, ये यूज होने का प्रमाण है। फाइनली 10 साल 20 साल बाद जब पीछे लौट के देखते हैं तो लगता है कि कुछ हाथ में तो नहीं आया। तो परिवार का कोई पर्पस है कि नहीं है? परिवार नाम की कोई एंटिटी हमारे पास है ही नहीं, कोई इसका पर्पस हो। यदि परिवार स्वयं में व्यवस्था है तो उसकी व्यवस्था में भागीदारी क्या है? देखा, क्या लगता है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ, क्योंकि हमारे फ्रेम में ही नहीं है। हमारे फ्रेम में तो यही है कि मेरा करियर, हमको क्या मतलब परिवार से कुछ और ज़्यादा। परिवार से खाने पीने मिल गया, बाकी अपने करियर के लिए सपोर्ट मिल जाए, इसी का नाम हमारे लिए परिवार है। परिवार अपने आप में कोई एंटिटी है, परिवार कोई अपने आप में व्यवस्था है। यदि परिवार अपने आप में व्यवस्था है तो समग्र व्यवस्था में उसका कोई भागीदारी है, इससे कम में वो परिवार नहीं हो सकता। इसलिए परिवार में बिखराव है। दिल्ली में एक फैमिली है और बिजनेस फैमिली है, और उसमें 17-18 लोग हैं और सभी बहुत इंटेंसिवली अध्ययन में लगे हैं, कुछ अपना बिजनेस है। तो एक दिन उनसे चर्चा हो रही थी तो वो पूछ रहे थे कि जीवन विद्या शिविर के बाद हमारे परिवार में काफ़ी प्रॉब्लम सेटल हो गई हैं, फिर भी कुछ तो आते ही रहता है। तो मैंने उनको कहा कि आप चिंता ना करो, ये और ज़्यादा आएगा, कम होने वाला नहीं है। उनको उम्मीद थी कि मैं ऐसा बोलूँगा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आओ, तो बोले वो कैसे? मैं कहा वो ऐसे कि व्यक्तिगत रूप से जो थोड़ी सी बात सुनने से हम संवेदनशील होते हैं, उससे कुछ समस्याएं कम होती हैं। लेकिन जब तक हमारे पास परिवार का कोई परिवार एज ए होल का कोई पर्पस नहीं है, अभी जर्नी हमारी व्यक्तिगत है कि जर्नी कोई फैमिली की है। फैमिली एज ए होल की कोई जर्नी नहीं है, जर्नी व्यक्ति की है। तो फैमिली एज ए होल की जर्नी क्या है? बोलो बोलो। हैं? अखंड समाज बन सके, भयमुक्त समाज बन सके, उसमें हमारा रोल क्या है? ये समझ में आया। भाई मान लो वाइफ टीचर है, हस्बैंड इंजीनियर है। अब वाइफ को हस्बैंड की इंजीनियरिंग से क्या लेन देन, और हस्बैंड को वाइफ की टीचिंग से क्या लेन देन? उसके बाद बात क्या करेंगे? आज क्या नाश्ता बनाओगे? शाम को कहाँ जाएंगे? इससे ज़्यादा आप क्या बात करोगे?
हमारे पास बात करने के लिए खाने पीने, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन के अलावा कुछ बात करने के लिए है नहीं। बाकी जो कुछ है वो अपना अपना है, और आहार, निद्रा, भय, प्रजनन में भी सबकी चॉइस अलग अलग है। इसलिए वहाँ भी कब किसका क्या मूड होगा पता नहीं है। वहाँ भी हम साथ साथ हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे सोने के टाइम अलग हैं, हमारे खाने के टाइम भी अलग हो सकते हैं, खाने की चॉइस अलग हो सकती हैं। तो वहाँ भी हम एक हैं नहीं, तो हमारा कुछ भी एक नहीं है छत के अलावा। फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी इंजीनियरिंग मैं कैसे यूज़ करूं, और वो कोशिश करेंगे कि मैं आपकी ऐसा टीचिंग होता नहीं है। कैसे स्किल्स को लेके सारे लोगों को रुचि आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारी शादी हुई तो हमारी वाइफ आई तो हमने उसको कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, उसको लगा क्या गले पड़ गया है ज़बरदस्ती का। अब उसको रुचि नहीं है तो क्या करोगे भाई। तो कोई स्किल में सभी लोगों को समान रुचि होगी ये कभी भी संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब एक बार ये माइंडसेट आ जाएगा कि परिवार से हमें अखंड समाज बनाना है, तब मतलब एक दूसरे के कोलैबोरेशन करने की कोशिश करें। मैं भी मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ कुछ। तो इसका मतलब इतना ही हुआ कि मानसिकता हम लोगों की एक ही जर्नी है। वो टीचर है, मैं इंजीनियर हूँ, या वो कुछ और है, हमारे प्रोफेशन अलग अलग ही रहेंगे, उसमें हमको रुचि पैदा होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो भी सुखी होना चाहता है और मैं भी सुखी होना चाहती हूँ, और इस मामले में हम सब एक हैं। इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, इसमें अपना पराया का भेद नहीं है। तो इसका मतलब है कि चेतना की यात्रा में, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन की यात्रा में हम एक हैं, और हम पूरी फैमिली एक है, और इस रूप में पूरी दुनिया के लोग एक हैं। और फिर मेरे को ये भी समझ में आता है कि किसी को स्किल की ज़रूरत है, मेरे पास स्किल है तो मैं सहयोग कर ही सकता हूँ। तो बेसिकली पूरी फैमिली का पर्पज़ एक ही है। एक परिवार अपने आप में विकसित हुआ है, उसका मतलब ही है कि वो दूसरे परिवारों के शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त जीने के लिए सहयोगी हो गया है। तो एक परिवार का स्वयं में व्यवस्थित होने का प्रमाण है कि वो अखंडता, सार्वभौमता के अर्थ में भागीदार हो जाता है। ये ऐसे ही होता है जैसे हम सांस लेते हैं, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। जिसके पास जो खुशी आई है, जो तृप्ति आई है, वो तृप्ति का ओवरफ्लो होता ही है, दूसरे तक वो तृप्ति पहुंचता ही है। इसका मतलब है एक परिवार तब तक परिवार नहीं है जब तक परिवार के हर मेंबर को, अब परिवार के हर मेंबर को क्या पता होगा कि वो परिवार हो जाए। तो एक मानव यदि स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, तो एक परिवार कब होगा? तो हर व्यक्ति को क्या पता होगा? हर व्यक्ति को क्या पता होगा? अपनी उपयोगिता। कहाँ अपनी उपयोगिता? तो एक व्यक्ति को पता होगा कि धरती में सभी मानव समझदार हो जाएं, परिवार समृद्ध हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। इसको मानव लक्ष्य कहा। तो परिवार के हर मानव का लक्ष्य एक है। परिवार के हर मानव का लक्ष्य एक है। प्रोफेशन हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। फिर मेरी टीचिंग भी इसी को कंट्रीब्यूट करती है, मेरी इंजीनियरिंग भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ हम एक हो गए, तो हमारे स्किल एक दूसरे के पूरक हो गए, किसी एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित है। सारी नदियाँ किसी एक सागर में ही जाके गिरती हैं। तो धरती की सारी नदियाँ एक सागर में ही जाके गिरती हैं। धरती के सारे लोगों का श्रम किसी सागर में ही जमा होता है। तो जब तक मेरी ये क्लैरिटी नहीं है कि वो सागर एक ही है, वो मानवता का सागर है, तो एक मानव को अपने आप में ये क्लैरिटी है कि मानव लक्ष्य क्या है, मानव लक्ष्य के अनुरूप मेरी योग्यता हो जाए, तो परिवार की पहचान, व्यक्ति की पहचान परिवार में समर्पित हो जाती है, और परिवार की पहचान समाज में जाके विलय हो जाती है। तो बेसिकली एक मानव मानव नहीं है, वो परिवार मानव है। इसका क्या मतलब हुआ? यदि मैं यहाँ आपके सामने खड़ा होकर 7 दिन लगाता हूँ, आपके साथ 7 दिन लगाता हूँ, और आप भी अपने अपने परिवारों से आए हैं, तो आप अकेले हैं कि आप अपने परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं? आप अपने परिवार के कोऑपरेशन की वजह से यहाँ हैं।
मैं अपने परिवार के कोऑपरेशन के कारण यहाँ हूँ, तो मेरे यहाँ खड़े होने में सूक्ष्म रूप में मेरा परिवार साथ में खड़ा ही है, ये एहसास मुझको कितना है, ये फीलिंग मेरे अंदर कितनी लाइव है कि यदि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरा परिवार साथ में खड़ा ही है। इसलिए बोलते हैं रूप, बल और बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है, जन, धन और यश सामाजिक संपत्ति है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने जन, धन और यश को व्यक्तिगत संपत्ति माना है। रूप, बल और बुद्धि ये व्यक्तिगत संपत्ति है, ये आपकी अपनी चीज है। आपका रूप, आपका शरीर और आपकी समझ, इसके ऊपर दूसरा कोई अधिकार नहीं जमाएगा। लेकिन जन, धन और यश ये सामाजिक संपत्ति है ना। तो धीरे धीरे बुक्स में जाएंगे, तमाम तरह के जिंदगी के सूत्र खुलेंगे, अनंत कोण से जिंदगी को देखेंगे, अपने गड्ढे भरने का काम करेंगे, कहाँ मैं क्या मान के चल रहा हूँ। अभी जिस तरह का हमारा माइंडसेट है उस तरह से बस मैं ही होता हूँ। परिवार भी कहीं छूट जाता है, समाज भी कहीं छूट जाता है, धरती भी कहीं छूट जाती है, बस मैं ही होता हूँ। हाँ साहब, आपने शरीर को परिवार, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचाने में आज से 50 साल पूर्व के समाज से जोड़ दिया। 50 साल पहले जो समाज था वो संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ था, वो भी ऐसा नहीं था जैसा अभी कहा जा रहा है। मैक्सिमम संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ था। इसलिए जो बार बार बात आती है कि अभी हमारे अच्छे मॉडल का, अच्छे मानव का मतलब संवेदनशीलता है। संज्ञानशीलता की हमको कल्पना भी नहीं है, क्योंकि मानव की हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए हम उस अच्छाई को अभी तक जो जोड़ रहे थे वो संवेदनशीलता से इसी को जोड़ रहे थे। हमारी कामना है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व एक परिवार हो जाए, और अपना परिवार हुआ नहीं है। चाहना कैसी है? पूरा विश्व एक परिवार हो जाए। योग्यता कैसी है? अपना खून का परिवार अपना हुआ नहीं है। ये विसंगति हमेशा से रही है, आज तक बनी हुई है। इसमें आप सब तरह के भेदों का इसमें आप सब तरह के भेदों का, चाहे लिंग भेद हो, चाहे सामाजिक, पारिवारिक, जातीय भेद हो, सबका एकीकरण कर दिया। स्त्री पुरुष समान होता है कि नहीं जी? स्त्री पुरुष समान होता है कि नहीं? नहीं होते, लेकिन आपने सर्वभौम वो स्त्री पुरुष का मुद्दा ही नहीं रखा। परिवार के अंदर शामिल हो गए, ये तो सारा संस्कार के अंदर सारे चीज मिक्स हो गए, इंडिविजुअल कहीं मुद्दा ही नहीं रहा। नहीं, अच्छी बात है, इसमें सारा सार आ गया। और इसके बार बार घूमने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। जो आपने 7 दिनों का साथ था ना, इस सारे शरीर से लेकर सार्वभौम व्यवस्था तक सारा सबमिट हो गया। बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, मैंने जो कहने की कोशिश की मैं कह पाया? कौन बोलेगा? मैंने जो कहने की कोशिश की मैं कह पाया? मैं कह पाया तो मेरे को प्रमाण मिले तो कोई बोल के बताए। मैंने जो इससे समझाने की कोशिश की, क्या गैप है, क्या छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, कैसे पूरा हुआ और क्या रिजल्ट आया? बोलो सूर्यकांत। हेलो। हाँ, हम इस तरीके से शुरू किए कि कोई भी इकाई अपनी व्यवस्था को किस तरीके से पहचान पाती है कि वो किसी बड़ी व्यवस्था में भागीदार हो पाती है। थोड़ा घुटने पे आ जाओ। हाँ, बस इतना काफ़ी। तो जैसे हमने देखा, शरीर में किडनी है और किडनी में बहुत सारी सेल्स हैं। तो सेल्स स्वयं में व्यवस्था, ये किस तरीके से पता चलता है कि किडनी से जो फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन हो रहा है। किडनी स्वयं में व्यवस्था ये किस तरीके से प्रमाणित होता है कि शरीर में जो किडनी का पार्ट था, शरीर अगर व्यवस्थित है तो किडनी अपना पार्ट ठीक से कर पा रही है। उसी तरीके से मानव स्वयं में व्यवस्थित है, ये तब पता चलता है जब मानव परिवार के रूप में, एक जो जीने का उसका तरीका था उस तरीके से परिवार जी पा रहा है, यानी कि मानव जो है वो उसमें स्वयं में व्यवस्थित है। परिवार में व्यवस्था किस तरीके से प्रमाणित हो रही है कि परिवार जिस व्यवस्था में भागीदारी कर रहा था उस व्यवस्था में वो निर्वाह कर पा रहा है। या उल्टा बताऊं तो क्या गैप था और क्या गैप पूरा हुआ?
गैप इस तरीके से था कि हमने परिवार को पहचाना ही नहीं था। परिवार भी किसी व्यवस्था में भागीदार हो सकता है, उस तरीके से हमने पहचाना नहीं था, और इंडिविजुअली समाज को हैंडल करने के लिए हम तैयार हो गए थे, और उसमें परिवार जो है वो हैंडल होता नहीं था, और आखिरी में मानव जो है बिना परिवार के हैंडल हुए समाज को हैंडल कर नहीं सकता है। हाँ जी, कोई और कहना चाहेगा? भैया बीच में भी एक लाइन आई थी कि जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा, तो बीच में लाइन आई थी कि पैसे वाले तो पैसा बांटते नहीं है। तो अभी पैसे वाले चौकीदार बन के बैठे हैं, या हम पैसे के चौकीदार बन के बैठे हैं, जबकि पैसा एक या धन एक सामाजिक वस्तु है। तो वो तो ठीक है, जो मतलब जन धन और यश की बात आई वो एक सामाजिक वस्तु है, जबकि हम उसको एक व्यक्तिगत थोड़ा और आगे की बात है। अभी पहले थोड़ा सा पहले वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाए तो देखिए, कहने की कोशिश इतनी ही कही है कि बेसिकली अभी हमने परिवार को ऐसा माना है कि सबके खाने पीने का जुगाड़ हो जाए और सब खा पी के बड़े हो जाएं और अपने बच्चों को खिलाने के लायक हो जाएं। अपना धंधा इतना ही है ना? खाते पीते रहें, बच्चे पैदा करते रहें, और जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनको खाने पीने के लायक बना दें, कल को वो बच्चे पैदा करते रहें और एक क्रम जारी रहे। ठीक, इसको हमने परिवार कहा है। इसमें वंश प्रमाणित होता है कि ज्ञान प्रमाणित होता है? इसमें वंश प्रमाणित हुआ, ज्ञान तो प्रमाणित नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है। परिवार वो जगह है जहाँ वो ज्ञान को प्रमाणित करता है, आने वाली पीढ़ियों में ज्ञान को प्रवाहित करता है, उनको आचरण संपन्न कर पाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि परिवार में, परिवार के जीने का मतलब है सृष्टि में पूरी व्यवस्था का स्वरूप ही है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो परिवार स्वयं में व्यवस्था है, इसका मतलब है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार है, या सीधे सीधे कहें एक परिवार का योगदान समाज में इतना है कि समाज के सभी लोग समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्धि से जिएं। जितनी दूर तक एक परिवार अपने योगदान को कर सकता होगा करेगा, और यदि ऐसा सभी परिवार सोचेंगे तो समाज भय से मुक्त हो जाएगा, प्रकृति में संतुलन होगा। तो परिवार की भूमिका है कि समाज भय मुक्त हो जाए और प्रकृति में संतुलन हो। ये समाज, ये परिवार की आइडेंटिटी है, ये परिवार की पहचान है। देखो पहले से भी बोलते थे वो लड़का परिवार का नाम, लड़का या लड़की बच्चे परिवार का नाम रोशन करेंगे, है ना? वो गाना था एक, कयामत से कयामत फिल्म आई थी। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, है ना? और पता नहीं क्या बड़ा काम करेगा है ना? तो ये चाहना पहले से ही है, नेचुरल चाहना है। और नाम करेगा का मतलब है कि व्यवस्था में भागीदारी करेगा। तो यदि बच्चे को, ये परिवार के बच्चे को ये मानसिकता ही हम नहीं दे पाए हैं कि बेसिकली परिवार का लक्ष्य क्या है, तो हर सेल को पता है किडनी की भूमिका शरीर के साथ क्या है। क्या हर मानव को पता है कि परिवार की भूमिका समाज के साथ क्या है? हमारी परिवार की कोई भूमिका समाज के साथ है ही नहीं, है ना? जहाँ से हो सके समाज को लूट खसोट के अपना घर भर लिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव तरीक़ों से, अच्छे या बुरे तरीक़ों से, है ना? अच्छा है कि हम थोड़ी मेहनत करके धंधा इतना ही है, करेंगे इतना ही, कुल मिला के अपना घर कैसे भरेंगे, सोच यही रहे हैं अधिकांश लोग। और जो बाकी कुछ अच्छा सोच भी रहे हैं वो संवेदनशीलता के दायरे में सोच रहे हैं, इससे अधिक की सोच हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें यही है कि मुझको क्या मिलेगा। तो जो कैरियर वाला पॉइंट आता है वो इसी में आ रहा है कि जिंदा रहने के धरातल पर मैं शरीर और इंद्रियों से सुख पाता हूँ, और हर बार उसमें पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंद्रियों से सुख पाने के लिए भी पैसा महत्वपूर्ण है और पहचान के अर्थ में भी पैसा महत्वपूर्ण है। तो इसका नाम कटोरा है। मैं हमेशा लेने की भूमिका में होता हूँ। जब मैं ही हमेशा लेने की भूमिका होता हूँ फिर योगदान की कोई बात ही नहीं आई, झंझट ही खत्म हो गया। तो हम सारे चाहते हैं कि समाज व्यवस्थित हो। मेरा परिवार समाज के व्यवस्थित होने में क्या योगदान कर रहा है पूछे तो कुछ नहीं। मैं अव्यवस्था फैलाऊंगा और चले सब कुछ ठीक। तो इसका मतलब है जब तक परिवार के हर बच्चे को, और ये हमारे परिवार के बच्चे के लिए, उसके स्वस्थ मानसिकता के लिए, ये हर बच्चे की, हर परिवार की ज़रूरत है कि उसमें ये स्वस्थ मानसिकता डेवलप हो जाए
कि मेरे परिवार का समाज में क्या योगदान है, मेरी उपयोगिता क्या है। तो जब तक इसका मतलब है कि एक मानव लक्ष्य को, एजुकेशन का कुल मतलब इतना हुआ कि एक मानव में मानव लक्ष्य की पहचान हो सके, मानव लक्ष्य के अनुरूप जीने की योग्यता को पा सके, तो सही अर्थों में वो बड़ा होके, है ना, एक सही अर्थों में एक माता पिता बनने की योग्यता के साथ में वो हो सके, है ना। अभी तो लड़की को भी लगता है घर में रहते हुए बहुत सारे बंधन थे, मैंने एंजॉय नहीं किया है। तो शादी दोनों के एंजॉय करने का जुगाड़ है, और तुम्हारे एंजॉयमेंट में बच्चा आ ही जाता है। वो चिल्लाता है जिंदगी कहाँ है, जिंदगी कहाँ है। वो कहता है तू सो जा चुपचाप, तेरे को बाद में देखेंगे, अभी हमारे एंजॉय करने के दिन है। तो ऐसा हाल है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब इतना ही हुआ, हर मानव को ये पता हो कि मेरे परिवार की भूमिका अखंड समाज में क्या है, ये मेरी तृप्ति के लिए, मेरी उपयोगिता के लिए, मेरे महत्व को जानने के लिए मेरी ज़रूरत है। जब मैं परिवार के स्वरूप में ऐसा अपनी भूमिका को निभाता हूँ तो मैं परिवार मानव होता हूँ, अकेला मानव नहीं होता हूँ। तो कोई भी मानव अकेला मानव नहीं होता है, वो अपने परिवार के प्रतिनिधि के रूप में, जैसे पूरी कार चलती है तो कैसे चलती है? गियर बक्सा कार नहीं चला रहा है, टायर कार नहीं चला रहा है, पूरे सारे पार्ट्स मिलके कार है, तो वो कोई व्यवस्था में भागीदारी कर पाती है। हम सारे पार्ट्स परिवार के निकल के अलग अलग बिखर गए हैं। जबकि एक बच्चा पैदा होता है तो उसको 5 साल की सेवा, 10 साल की सेवा की आवश्यकता है। जब वो बुज़ुर्ग होगा तब उसको 5 साल की सेवा की आवश्यकता है। यदि ये सारे पार्ट्स बिखर गए तो हम सब की नियति किसी वृद्धाश्रम में है, और वृद्धाश्रम 5 स्टार क्यों ना हो, अपनों का प्यार नहीं मिले, अपनों का अपनापन नहीं मिले तो सामान ज़्यादा दिन सुख नहीं देता है। इसका मतलब है इस परिवार को बचा के रखना। तो मैं एक परिवार के स्वरूप में हूँ, अकेला मानव की आइडेंटिटी नहीं होती है। ये पचना अपने आप में, है ना, हमारा जो अभी का माइंडसेट है उसमें ये लॉजिक ही पचना अपने आप में थोड़ा देर लगता है कि ऐसा होता है। जब आप इस भाव के साथ होते हो तो आप दुनिया में कहीं भी रहो, आपके परिवार के प्रति आपका भाव आता ही रहता है, वो आपकी भाषा में कन्वे होता ही रहता है। नहीं तो बच्चों के घर से निकलने के बाद माँ बाप लूटा हुआ सा ही महसूस करते हैं, हमारे पास क्या बचा। और कनेक्शन इतना ही रहता है कि जब पैसे की तलाश होती है तब माँ बाप याद आते हैं, बाकी समय में हमारी अपनी दुनिया होती ही है जिसमें हम खोए रहते हैं। और जिस दिन अपना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं उस दिन वो हमारी ज़िंदगी से ऑब्सोलीट हो जाते हैं। फिर इतना ही है, तुम ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, अच्छा ठीक है पापा, बाद में बात करते हैं। ये घर घर की कहानी इतनी है। मार्मिक तो है ही है, इसमें दोनों ही उतने ही अकेले हैं। वो भी वैसे ही अकेला है, वो जवानी का जलवा, वो जवानी के सपने। ये तो जब वो 60 में पहुंचता है तब पता चलता है कि अच्छा, तो हर बच्चे को बाप बन के पता चलता है कि बच्चा क्या होता है, तब तक टाइम निकल चुका होता है। तो मैंने एक ही बात कहने की कोशिश की कि मानव केवल मानव नहीं है, वो परिवार मानव है। ये कितना पहुंचा? हाँ जी, माइक। इंसान के कॉन्टेक्स्ट में परिवार सिर्फ, थोड़ा सा माइक दूर कर लो। इंसान के कॉन्टेक्स्ट में परिवार सिर्फ बायोलॉजिकल फैमिली तक लिमिटेड है। हाँ, वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा सा अभी मैंने हल्का सा फ्रेम बनाया है, कोशिश करेंगे कि परिवार में आएंगे। देखिए, पहले शिविर में ना परिवार पे बहुत विस्तार से चर्चा होती नहीं है, बेस बनाते बनाते 7 दिन निकल जाता है।
तो अगला जो अध्ययन बिंदु शिविर करते हैं, जहाँ से इसको ख़त्म करते हैं वहाँ से उसको शुरू करते हैं। फ्रेम को उधर देखेंगे तो मानव में व्यवस्था, परिवार में, समाज में और प्रकृति में। तो समझने का जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो मानव और प्रकृति है। देखा जाए तो उन दो को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मानव और प्रकृति का मतलब है कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ। फिर आया कि करना क्या है। यदि ये समझ में आ गया तो करना क्या है, तो करने वाला पार्ट परिवार और समाज में है। तो वो पार्ट अगले शिविरों में, अगले स्टेप में और बेहतर खुलता है। फिर भी मैं कुछ कोशिश करूँगा शाम तक और कल सुबह तक कुछ कहने की। जैसा अपन कह रहे हैं अभी ऐसा नहीं है। एक और छोटा सा जो मेरा पहला क्वेश्चन था, परिवार से रिलेटेड ही था और आपने बोला था आप एड्रेस करेंगे लास्ट डे। वो आपने पहले एग्जांपल दिया था गैसेस का। क्या का? जैसे कोई भी एक मैटर होता है वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाता है। हाँ। ठीक है, दो एटम्स कंबाइन करके तो टू बी स्टेबल। अभी सेम चीज़ मैंने पूछा था कि अगर इनर्ट गैसेस हैं या फिर नोबल गैसेस हैं तो उनका क्या, वो मतलब ऐसे ही है भैया। ये लॉजिक आने से और बहुत सारी सूचना देने से आप किधर भी निकल सकते हो और अपनी जो मैं सोचना चाहता हूँ उसके लिए जस्टिफिकेशन इकट्ठे करते रहते हैं। पर ज़िंदगी तो ऐसी नहीं है। चलिए, अभी यहाँ तक के लिए बात इतनी पूरी हो गई। तो मैंने बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इतना ही कहने की कोशिश की है। व्यक्ति की पहचान समाज में, व्यक्ति की पहचान परिवार में विलय हो जाती है और परिवार की पहचान ही आगे बढ़ती है। मैं यदि आपके बीच में, मैं अभी कहाँ हूँ, परिवार में हूँ कि समाज में हूँ? अभी मैं समाज में हूँ। अभी मैं आपके बीच में समाज में हूँ। समाज में हूँ तो मेरे साथ मेरा परिवार खड़ा है, मेरे साथ मेरा परिवार भाव खड़ा है। मैं अकेला नहीं हूँ। यदि ऐसा मेरा भाव है तो वो मेरी भाषा में आएगा और वो मैं घर में बात करूँगा तो वहाँ भी कन्वे होगा, यहाँ बात करूँगा तो वो भी कन्वे होगा, है ना। वो भाव बना रहता है तो परिवार अपने आप को, फिर हम साथ रहें कि दूर रहें, वो लुटा हुआ महसूस नहीं करेगा, क्योंकि वो लुटा नहीं है। भाव की ये महिमा है, उसमें फिजिकली साथ या दूर रहने वाला मामला है नहीं। दूरी शरीर और शरीर के बीच में होती है, भाव और भाव के बीच में दूरी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। हम हजारों मील होके बहुत पास हो सकते हैं और एक बेडरूम में होके बहुत दूर हो सकते हैं। तो भाव के साथ दूरी काम नहीं करती, जीवन के साथ दूरी काम नहीं करती, दूरी शरीर के साथ काम करती। चलिए, इतनी सारी चर्चा में जो कहने की कोशिश ये थी कि जब मानव यदि प्रिय हित लाभ को देखें तो ये शरीर के अर्थ में है और शरीर को जिंदा बनाए रखने के अर्थ में है। तो अभी मानव 6 दृष्टियों में से कितना दृष्टि को जीता है? 6 दृष्टि में से मानव कितने दृष्टि को जीता है? जब स्वयं को हम जिंदा रहने को जीना मान रहे हैं तो 3 को जीता है। 3 की अपेक्षा बनी रहती है। क्या अपेक्षा बनी हुई है? परिवार में कोई क्लेश नहीं हो, सब कोई प्यार से जिएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। ऐसा हमारी कामना होती है, चाहना होती है। प्रैक्टिकली ऐसा हम भी कुछ बहुत नहीं कर रहे होते हैं, ऐसा चाहते रहते हैं। तो इसका मतलब है ये 3 दृष्टियाँ बेसिकली जीने के अर्थ में है। ये हमारे जीने का स्वरूप है, ये हमारे जिंदा रहने का स्वरूप है। तो सारा जो ऐसा मानकर जीते हैं, केवल इतने को मानकर जीते हैं, इसी को जीव चेतना बोल रहे हैं। और जब ऐसा समझकर जीते हैं, इसी को मानव चेतना कह रहे हैं। तो सारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सारी ट्रांसफॉर्मेशन का इतना मतलब है केवल प्रिय हित लाभ। और प्रिय हित लाभ में भी क्या है? प्रिय ही प्रिय है। पैसा किस बात के लिए? इंद्रियों से भोग करने के लिए। शरीर किस बात के लिए? शरीर स्वस्थ रहेगा तो इंद्रियों को भोग पाऊंगा। ठीक। अधिकांश जो दृष्टि है वो मूल में जाएंगे तो प्रिय दृष्टि ही है। प्रिय दृष्टि के लिए हित और लाभ दृष्टि है। बड़ी जनसंख्या ऐसी ही है, बहुत थोड़े से लोग हैं जिसमें शरीर को सही अर्थ में स्वस्थ रखना है। पर शरीर को स्वस्थ क्यों रखना है? तो यदि जागृति के लिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो इधर कनेक्ट होगा, नहीं इधर कनेक्ट होता ही नहीं है, फिर ऊपर ही ऊपर रहता है। तो इसका मतलब है
प्रिय हित लाभ की दृष्टि के स्थान पर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि में जीना हो जाए, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। और न्याय क्या हुआ? शरीर के आधार पर संबंध पहचानने के स्थान पर हम व्यवस्था के आधार पर संबंध को पहचानते हैं। व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान होती है। जब इंद्रियों में जीते हैं तो शरीर के आधार पर संबंध की पहचान को पहचाने रहते हैं। तो एक बड़ा शिफ्ट आया कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान होती है। व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान होती है तो अखंड समाज और प्रकृति में संतुलन, चारों अवस्थाओं में संतुलन, चारों अवस्थाओं में संतुलन के साथ हम जीते हैं, ये हमारे जीने का एक्सप्रेशन है। तो ये न्याय का मतलब है संबंध की पहचान, और न्यायपूर्वक जीने का मतलब है अखंड समाज के अर्थ में जीना, परिवार के अर्थ में जीना, समाज के अर्थ में जीना। तो बेसिकली इतना ही शिफ्ट आना है कि प्रिय हित लाभ की दृष्टि के स्थान पर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि आ जाए, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना हो जाए, परिवार शिकायत मुक्त हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में चारों अवस्थाओं में संतुलन की स्थिति आ जाए। ऐसा एक बड़ा शिफ्ट मानव में है। जब न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के साथ जिएंगे तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी? है ना? रहेगी, है ना? नमकीन का पता चलेगा ही, मीठे का पता चलेगा ही, है ना? लेकिन वो इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, जिसको कह रहे थे कि संज्ञानशीलता के प्रकाश में न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना संज्ञानशीलता है। प्रिय हित लाभ के साथ जीना संवेदनशीलता है। और प्रिय हित लाभ के लिए दूसरे का गला घोट देना संवेदनहीनता है। बढ़िया। तो एक बात मैंने कहने की कोशिश की, आज हम जीवन क्रिया की तरफ जा रहे हैं तो उसका पहले बेस क्रिएट कर रहे हैं, फिर जीवन क्रिया में आगे चलेंगे। चलें? तो चलिए बेटा, ये बोर्ड साफ कर दो, काला वाला साफ कर दो। ये काला, ब्लैक पकड़ के ऊपर से। हाँ जी। तो देखिए, अब हम जीवन क्रिया की बात करते हैं। किसी भी इकाई को पहचानने के लिए, जैसे ये पेन क्या है, हम पेन को पेन कैसे पहचानते हैं? क्योंकि हम लिखने की क्रिया को पहचानते हैं। तो कोई भी चीज़ को हम क्रिया से ही पहचानते हैं, उसकी भूमिका से, उसकी भागीदारी से ही पहचानते हैं। तो जीवन को भी हम क्रिया से पहचानेंगे। तो जीवन को बोल रहे हैं कि जीवन क्या है? ये 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान है। 10 क्रियाएं एक साथ हैं। अविभाज्य का मतलब अनडिवाइडेड, वर्तमान का मतलब जो हमेशा वर्तता है, अविभाज्य वर्तमान जो हमेशा है। इसका केवल इतना ही हो सकता है कि सशरीर है, बिना शरीर है, भ्रमित है कि अजागृत है। बस इतनी बात पहले भी कही है। तो जीवन क्या है? जीवन अपने आप में एक परमाणुविक स्वरूप में है, एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म इकाई है ना। थोड़ी सी मैं बात, चलो इसको अध्ययन शिविर में ही करेंगे, यहाँ नहीं करते। चलिए, तो जीवन में 10 क्रियाएं हैं। अभी लिखने का काम लगभग नहीं जैसा है, तो सीधे सीधे फील करने का काम करें और लिखने का काम कम से कम करें। YouTube में ये तमाम मटेरियल कई बार आपको देखने मिल ही जाएगा, ताकि अपने में कुछ स्थिर हो जाए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक एक क्रिया बोलते जाऊँगा। टोटल 10 क्रिया हैं। आपको अपने भीतर फील करना है कि हाँ, ये मुझ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, जितना होगा उतनी बात करेंगे।
देखिए, मैं सभी बोलूँगा, आपको अपने में देखना है। सभी मानव में निरंतर सुख की चाहना बना हुआ है और उपलब्धता के आधार पर भोगना लगातार होता रहता है। ये ठीक हो गया? सभी मानव में निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने का क्रिया लगातार हो रहा है। इसका नाम आस्वादन क्रिया है। इसको एक क्रिया के रूप में पहचाना। तो क्या बोला आस्वादन क्रिया को? निरंतर सुख की चाहना बनी हुई है और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया बनी हुई है। ये लगातार बना रहता है और बैठे बैठे सुख उपलब्ध हो जाता है कि कुछ करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है। तो अपने में सुख की अपेक्षा जग गई कि मेरे को अभी चाय पीना है ना, या कुछ और करना है। तो फिर वो चाय कहाँ से मिलेगी? तो अपने में जो सुख की चाहना जगी है उसको पूरा करने के लिए जो मैं निर्णय लेता हूँ, तय करता हूँ, उसका नाम चयन क्रिया है। थोड़ा सा मैं इसको बना भी देता हूँ उधर। देखिए, पहले भी हमने चर्चा की है कि बेसिकली, चलो यहीं करते। तो आस्वादन क्रिया, आस्वादन क्रिया का मतलब है निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगते रहना। झंझट कितना है कुल मानव जाति का? इसी लाइन में मानव जाति की सारी समस्याएं एक ही लाइन में है। चाहना कैसी है? निरंतर। भोगना कितना है? सीमित। बस इतनी ही समस्या है और कोई समस्या नहीं। चाहना निरंतर है, भोगना सीमित है, और वो कहाँ से मिलेगा ये पता नहीं है। उसके लिए सारा हिट एंड ट्रायल है, उसी में सारा अपराध है, उसी में सारे झंझट हैं। तो जो भी मेरी सुखी होने की चाहना बनी है, अपेक्षा बनी है, उसको मैं पूरा करने के लिए चयन करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ कि क्या करूँ। जैसा चयन होता है उसके आधार पे मैं शरीर से कोई कार्य करता हूँ या व्यवहार करता हूँ। मानव दो ही काम कर सकता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं शरीर। और यहाँ से लेके इसको बोल रहे हैं जीवन। तो मैं आस्वादन करता हूँ। आस्वादन का मतलब है निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया। लेकिन निरंतर सुख की चाहना और भोगने के बीच में है कि वो कैसे पूरा होगा। तो उसके लिए मैं शरीर से कोई कार्य करता हूँ। तो कार्य जड़ प्रकृति के साथ है। जड़ प्रकृति मतलब पशु सहित, और ये चैतन्य प्रकृति के साथ है, मानव के साथ है।
हाँ जी, चैन कितने लोगों तक पहुंच गया? चैन मतलब सुख की तलाश में जो मैं शरीर से एक्शन करने का निर्णय लेता हूँ, शरीर से एक्शन करने का जो मैं निर्णय लेता हूँ, उसका नाम चाय है, उसका नाम चयन है ना। जैसे बैठे बैठे अभी लगा कि अब चाय की ज़रूरत है ना, और मैंने निर्णय लिया कि चलो भाई चाय का इंतज़ाम करो। अब ये मुंह से बोल दिया, तो जो मैं शरीर से सुखी होने के क्रम में सुख की चाहनाओं को पूरा करने के लिए जो मैं शरीर से निर्णय लेता हूँ, उसके मूल में जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने की स्थिति है, उसका नाम चयन है। अब एक स्थिति यह है कि जब भी मैं आस्वादन करता हूँ, सुख की अपेक्षा करता हूँ, तो मेरे पास उस समय एक ऑप्शन होता है कि कई ऑप्शन करते, कई ऑप्शन एट ए टाइम रहते हैं। जैसे शिविर में सुनते सुनते आपको लगता है तत्काल बुकिंग कर लो, ये भी एक ज़रूरत है, अभी करोगे वो तो फिक्स है टाइम 10 बजे ही होता है, तो हमारी ज़रूरत भी है। अब सुनना है कि तत्काल बुकिंग करना है, सुनना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तत्काल बुकिंग नहीं किया तो फिर आगे का प्रोग्राम प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमने प्रायोरिटी लिया कि तत्काल बुकिंग अभी करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास सुखी होने के कई ऑप्शन एक साथ उपलब्ध होते ही हैं। उसमें से मैं किसको सिलेक्ट करूँगा? यदि कम सुख और ज़्यादा सुख है तो किसको सिलेक्ट करूँगा? ज़्यादा सुख। और यदि कम दुख और ज़्यादा दुख उपलब्ध है तो किसको सिलेक्ट करूँगा? कम दुख। तो इसका मतलब है कि मेरे को जितने भी गिवन ऑप्शन हैं उसमें से कंपेयर करना होगा, और कंपेयर करके ये देखना होगा कि सुख अधिकतम कहाँ है, और यदि दुख ही गले पड़ना है तो मिनिमम दुख कहाँ है। तो जितनी भी गिवन ऑप्शन है, जितने भी मेरे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं 3, 4, 5, मैं एक एक के फाइन डिटेल में जाऊंगा और उसमें सुख कितना मिलेगा, दुख कितना मिलेगा, है ना, वो सुख दुख कहाँ मिलेगा उसको मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने की मशीन इधर है। जैसे हमने तय किया है ना, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तत्काल रिजर्वेशन करना है, ये कौन सी दृष्टि है? कौन सी दृष्टि आएगी इसमें? प्रिय आएगा, हित आएगा, लाभ आएगा, न्याय आएगा, धर्म आएगा, सत्य आएगा? कौन सी दृष्टि से हो रहा है? है? नहीं, लाभ क्या नहीं करोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? है? माइक लो। अगर ये नहीं हुआ तो फिर फ्लाइट में जाना पड़ेगा जो कॉस्टली है। तो हाँ, एक तो ये हुआ कि ये नहीं होगा तो फ्लाइट में जाना पड़ेगा, कॉस्टली है। और दूसरा, टिकट नहीं हुआ तो क्या होगा? जाऊंगा ही नहीं तो क्या होगा? डांट पड़ेगी बॉस से। बॉस की डांट पड़ेगी, और बॉस की डांट भी पड़ेगी, और मुझको भी ठीक नहीं लगेगा जो काम मुझको करने हैं। तो बेसिकली फिर वो धर्म दृष्टि आ जाती है, व्यवस्था की दृष्टि आ जाती है कि जो काम मेरे को, जो काम बेसिकली सारे काम किसी मानवता के अर्थ के लिए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं चाहे वो अभी अधूरेपन के साथ हैं लेकिन उसका निर्वाह नहीं होगा। तो लाभ दृष्टि भी हो सकती है, और फाइनली जाना तो है ही है क्योंकि उसके पीछे कोई धर्म, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मैं कंपैरिजन करूँगा, है ना, तो लाभ दृष्टि से कंपैरिजन करता हूँ कि फिर कहाँ कौन सी दृष्टि काम कर रही है ना। तो उस हिसाब से मेरे को परिवार में वापस लौटना है और परिवार में कोई फंक्शन है, तो अब कौन सी दृष्टि हो गई? न्याय दृष्टि हो गई। तो कौन सी दृष्टि चलेगी? तो इसका मतलब होगा कि तुलन मैं कंपेयर करूँगा, आस्वादन किसका आस्वादन मैक्सिमम होगा, यदि दुख कहाँ मिनिमम होगा, मैं उसको कंपेयर करूँगा। इसका नाम तुलन है। जब तुलन कंपेयर करूँगा तो एक निर्णय तक पहुँचने के लिए उसको विश्लेषण करना पड़ता है।
जाऊंगा तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं जाऊंगा तो क्या नुकसान होगा, और यहाँ अभी सुनना है तो क्या फ़ायदा होगा, सुनने की बजाय तत्काल बुकिंग करूँगा तो क्या लॉस होगा, उसको तो बाद में कवर कर लूँगा, है ना। तमाम हम फिर आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो बेसिकली हम तुलन कर रहे हैं, तुलन करने के कोई आधार है हमारे पास, 6 आधार पे हम तुलन करते हैं। 6 आधारों पे तुलन करके आस्वादन तक पहुंचने के प्रोसेस में मेरे को विश्लेषण करना पड़ता है, सारे प्रोज एंड कॉन्स, सारी संभावनाएं, सारा पॉजिटिव, सारा नेगेटिव, उसके लिए मुझको उसकी फाइन डिटेल को वर्कआउट करना होता है। तो फाइन डिटेल को वर्कआउट करने का नाम विश्लेषण है। तो क्या क्या हो गया, कितनी क्रिया हो गई, कितनी क्रिया हो गई, 4 क्रिया। 4 में से जैसा अभी हम जी रहे हैं तो उसमें कितना करते हैं, अभी हम जैसा जी रहे हैं तो बेसिकली 3 दृष्टियां ज़्यादा प्रभावी होती हैं मेनली। तो स्वयं को शरीर मानते हुए, जिंदा रहने को जीना मानते हुए हमारा तुलन आधा होता है, 6 में से 3। और ये सब हम क्यों कर रहे, आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण क्यों कर रहे, क्यों कर रहे? तो मूल में सुखी होने का कोई चित्रण बना हुआ है, ऐसा एक चित्र बना हुआ है कि ऐसा करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, कल दोपहर तक घर पहुंच जाऊंगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। चाहे जिम्मेदारी निभाना है या मुझको परिवार में पहुंचना है, तो चित्रण बना हुआ है कि घर पहुंचने से या जो भी हमने बनाया उस चित्रण के लिए तुलन, विश्लेषण, आस्वादन, चयन पूर्वक एक्शन हो रहा है। कितने लोगों में ये 5 क्रिया पहुंच गया? ठीक। अब आप चाय पी के आइए, फिर मैं लौट के आपसे पूछूंगा कि अपनी ज़िंदगी का एग्जाम्पल लेके ये 5 क्रिया बोल के बताओ, ठीक है। 5 क्रिया कैसे हो रही हैं आपके भीतर, वो आपको बोल के बताना है चाय पीने के बाद जब आप आएंगे तो अपना एग्जाम्पल सोच के रखिए। मेरे अंदर सुखी होने का कोई चित्रण हुआ है, उसके आधार पे मैं कैसे तुलन करता हूँ और विश्लेषण पूर्वक आस्वादन करके मैं चयन करके कोई एक्शन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।